एयर मार्शल संजीव कपूर सर। थैंक यू सो मच सर, आप आज फिज़िकली आए। यू हैव ग्रेस्ड अस विथ योर प्रेजेंस ऑलरेडी ऑन द चैनल। नहीं, अच्छा लगता है आपसे बात करके आशीष। एंड आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक पहुंचना और भी अच्छा है। अ, सर बेसिक क्वेश्चन पूछूँगा, कुछ गलत पूछूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, बस उतना ही चाहिए। सर ऑप सिंदूर में एसेंशियली इंडियन एयर फोर्स का रोल क्या था? जब पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इनको सबक सिखाना है जवाबी। और प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने, अगर आपको याद हो तो हर फोरम से कहा था कि जिन्होंने ये अटैक किया वही नहीं, जो इनके पीछे हैं उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो सारी मीडिया चैनल सब टीवी उसमें कि जब उरी हुआ था तो इतने दिन में अटैक हो गया था, जब पुलवामा हुआ था तो हमने बालाकोट में स्ट्राइक की, वो इतने दिन हो गए, अब इतने दिन बीत चुके हैं, अभी क्यों नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं वो फौज पे, देश पे, गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे थे हर तरफ से। ये मेरा ओपिनियन है। सर्विसेज एंड द आर्म फोर्सेस इस तरह काम नहीं करती है। हमारे को एक चेस बोर्ड होता है, उस चेस बोर्ड में आप सिर्फ एक चाल नहीं देखते। जो चेस शतरंज खेल रहा है, वो 8वीं या 10वीं चाल तक सोचता है कि मैंने ये किया तो वो ये कर सकता है। अगर उसने ये किया तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर उसकी ये पॉन या वो कट गई रानी, तो उसके पास ये ऑप्शंस रहेंगी। अगर उसने मेरे पे इस तरह से वॉरफेयर प्लान होती है। उसमें नॉट ओनली द फर्स्ट स्ट्राइक, the retaliation, then your counter strike, then enemy's counter strike, what all strategic targets can he this thing. अगर जंग और बढ़ जाती है, he will start targeting your infrastructure, your railway hubs, your power centers, your thermal power centers, your refineries, your railway tracks, because armed forces के लिए ये supplies वगैरह जानी यू नो कष्ट में हो जाएंगी। तो आर इनको वीएज एंड वीपीज बोलते हैं, वनरेबल एरियाज एंड वनरेबल पॉइंट्स। आर दे डिफेंडेड? उनकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्वॉट एनालिसिस आपके व्यूअर्स के लिए। तो आजकल कॉर्पोरेट में भी ये टर्म यूज होने लग गई है, बट इट हैज प्राइमरली कम फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। तो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हम इसका एक वॉर गेमिंग होती है, उसमें हम असेस करते हैं कि एनिमी की स्ट्रेंथ कहाँ है, एनिमी की वीकनेसेस कहाँ हैं, उसके लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उसके लिए क्या-क्या थ्रेट्स हैं। एंड ये सेम चीज़ें हमारे लिए हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो कैसे वो काउंटर कर सकता है, या उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। अगर हमें स्ट्राइक करना है तो उसकी जो वीकनेसेस हैं, पहले वहाँ स्ट्राइक करना चाहिए। हमारे को क्या-क्या अगर किया तो क्या अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, उस करने में हमारे को क्या थ्रेट्स आएँगे। तो ऐसे प्लानिंग होती And है। this is done at the senior level, This is done at the strategic level, yes, 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 at the very senior level. yes, yes. Not Not the highest level. It but is done at a senior, relatively senior level. relatively senior level हाँ, एट वॉर गेमिंग कर रहे वॉर हैं। गेमिंग होती है। ये पीस टाइम में भी होती रहती है। इट इज़ नॉट दैट कि लड़ाई होने पे तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, द सर्विसेज। रोज हर यूनिट पीस टाइम में लड़ाई की तैयारी कर रही है। हमारे जहाज रोज उड़ते हैं, हमारे पायलट रोज उड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई है तभी उड़े। हमारे पायलट रोज ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पायलट्स और जो बाकी एसोसिएटेड सपोर्ट सर्विसेज हैं, वो रोज तैयारी करते हैं। हम प्रिपेयर करते हैं जहाज़ों को, हम प्रिपेयर करते हैं अपने बॉम्ब्स को, अपने टारगेट्स की लिस्ट को रिवाइज़ करते हैं। एनिमी की जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको स्टडी करते हैं। एनिमी नई चीज़ें क्या ले रहा है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है हमारे पे, उसको स्टडी करते हैं। इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। फिर हमारे पास ये जो वेपन है, इसकी क्षमता और रेंज इतनी है, अब वो ये चीज़ ले रहा है, तो हमारी जो डिफेंसेस हैं वो हमारे को थोड़ी और पीछे करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका जो रेंज है वो इसको कवर कर सकता है। अगर उसकी जो मिसाइल है उसकी गति इतनी है, अब वो गति 4 गुना बढ़ रही है, 3 गुना बढ़ रही है, हमारे रडार्स की पोजीशंस क्या होगी उसको डिटेक्ट करने के लिए, उस पे काम चलता है। रियल टाइम गेम हो ये गया। रियल टाइम 24 घंटे ये चलता रहता है। फिर सैटेलाइट इमेजरी आएगी। अब उसमें दिखाया जाएगा कि जैसे हमारा नॉर्दर्न नेबर है
कि 1 साल पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, फिर 6 महीने पहले यहाँ कुछ बनना स्टार्ट हुआ, अभी 70-80% बन गया है। तो हमारे को मालूम है कि अगले 6 महीने में ये फैसिलिटी खड़ी हो जाएगी। तैयार हो जाएगी हाँ, उसके लिए हमारे को क्या तैयारी करनी है इमीडिएटली। इमीडिएटली। अगर ये यहाँ पे ये चीज़ें डिप्लॉय कर देता है, हमारे कौन-कौन से एयरफ़ील्ड या कौन-कौन से एडवांस बीएस लैंडिंग ग्राउंड्स, हाँ। हाँ, पे टारगेट कर सकता है, उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है एंड ये कहना गलत है कि इतने दिन क्यों लिए, इतने दिन क्यों लिए? आपने नो कंट्री इज़ ट्रिगर पे मतलब आज किया, इवन द पावर लाइक अमेरिका टेक्स टाइम टू डिप्लॉय। अमेरिका स्पेशली टेक्स टाइम। हाँ, इट टेक्स टाइम। तो सेंसिबल आदमी वही होता है बिकॉज़ ऑल लूप होल्स एंड these things are plugged, weak areas. And then because you have decided to do a preemptive. यस। The person who decides to do a preemptive has to be doubly sure of how he handles the retaliation. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सारा किया जाता है एंड इसमें अब ऑप्शन 2 के स्पेसिफिकली आते हुए तो ये जो 22 अप्रैल से पीरियड था उसमें हमने अपनी पूरी जो भी मैंने आपको समझाया वो किया। तो जैसे एयरक्राफ्ट अंदर घुसता है हमारी साइड में तो डिटेक्शन होती है। तो कुछ रडार हमेशा करते रहते हैं हुँ। और जो असली रडार है, जो मेन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, मेनी अ टाइम्स वो ऑन नहीं होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऑन होगा तो उसको पता चल जाएगा क्योंकि दे कैन सी द फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रहा है। ओके। तो वो फिर अपने जहाज़ों को बोल सकता है कि यहाँ पे एक रडार टारगेट है, करो। इसको टारगेट करो। तो फिर ये रडार कहाँ से ऑन होता है, उसका सिग्नेचर हाँ। चला जाता है, जो हवा में उड़ रहे हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, उनकी जो बाकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं, जो ये डाटा ले सकते हैं, हुँ। तो फिर उनको फूल भी किया जाता है, कई और जगह से दूसरी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है। तो स्पूफिंग कर दी एक हाँ, तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर, हुँ। ये सब चलता है वॉरफेयर में। तो फिर उनके जैमर्स लगा दिए जाएँगे, वो इस फ्रीक्वेंसी को जैम करेंगे ताकि आपको फिर देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन जैमिंग एंड स्पूफिंग। तो वो एक अलग वी कैन एंडलेसली टॉक ऑन दिस टॉपिक्स बट लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी इज़ हमने जब प्रीएम्प्टिव किया उसके बाद इन्होंने ये प्रोबिंग मिशंस किए टू फाइंड आउट। उसमें वी बहुत वर सारे ड्रोन्स आ बहुत रहे हैं। सारे ड्रोन्स आए। उनको ये था कि ड्रोन आएँगे, ये अपने रडार खोलेंगे, फिर फायर करेंगे एंड दे वर नॉट हाई कॉस्ट ड्रोन्स। तो जो वेपन की कॉस्ट है दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द कॉस्ट तो ऑफ द दे वर ड्रोन। ट्राइंग टू स्कैन आवर एयर डिफेंस। हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम बिकॉज़ हर चीज़ एयर डिफेंस को ही जैसे किले में है तो किले में एक वो बनाना पड़ता था ना भेदना रास्ता, पड़ा। हाँ, भेदना हाँ। एक रास्ता बनाना पड़ता तभी फौजी अंदर आए। तो ये वो एक सेम टैक्टिक्स है। हुँ। तो आपके पास मतलब कौन सा वीक एरिया जहाँ से आप अंदर घुस सकते हो अच्छा। बिना बिना कंटेस्टेड थोड़ी देर के किसी एक रीजन को मतलब आपने एयर डिफेंस। करके उसके अंदर से घुस के देन यू कैन गो बिहाइंड। अच्छा। तो ये कंसेप्ट होता है। तो वो फिर वो कोशिश करी है उन्होंने 8-9 तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए। इनके जितने एरियल थ्रेट्स थे आजकल न्यू कंसेप्ट्स आर कमिंग। वी आर नॉट यूजिंग एक्चुअली वेपन नाउ लेज़र से दे वी हैव हाँ, हाँ, स्टार्टेड हाँ, हाँ। डीईडब्ल्यू डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। हाँ। तो उससे उनके ड्रोन्स को जैम कर लेते हैं। इनकी जो मिसाइल्स आ रही हैं उसको डिटेक्ट करके हवा में ही एंगेज कर। एंगेज कर देते हैं ताकि वो डैमेज ना कर पाएँ। तो इन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने जो भी फायर करने के लिए एंड फाइनली लॉन्ग एंड शॉर्ट है 8 और 9 को ज़्यादा नहीं हुआ डैमेज एंड दे स्टार्टेड टारगेटिंग आर सिविलियंस। प्लेसेस ऑफ सिविलियन इम्पोर्टेंस, गुरुद्वारास, गोल्डन टेम्पल, दोज प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। 8-9 तारीख की रात को यही बात हुई थी कि हाँ, गोल्डन टेम्पल पे दिया हाँ, और एक गुरुद्वारे पे वहाँ पूंछ में भी हाँ, तो दे वर टारगेटिंग के शेलिंग, अनरेस्ट आर्टिलरी सब कुछ कर रहे हैं। अनरेस्ट होगा, इनके अंदर जो सोशल हार्मनी है वो खराब हो। तो वॉर में ये सब चीज़ एक्सप्लॉइट की जाती सब हैं। कुछ हाँ, देयर इज नथिंग फेयर इन इन लव लव एंड एंड वॉर। वॉर। हाँ, तो कहावत है ना। हाँ। तो ये हर चीज़ वो ट्राई करते हैं। हाँ। तो फाइनली नहीं हुआ तो हमने फिर 10th को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की एंड दैट वाज द डिसाइसिव थिंग। तो उसमें हमने इनके 11 एयरफील्ड्स को निकाल दिया इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10th
एंड उसमें इनकी जितनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ थी, चाहे वो F-16s की हों, चाहे वो इनके लॉजिस्टिक सेंटर्स हों, चाहे इनके ड्रोन्स की वो सेंटर्स हों, चाहे इनके GF-17s, उनको काफ़ी 11 तो हमने एयर बेसेस लगाए हैं, इसके अलावा भी हमने छोटे-छोटे हाँ, उनके जितने स्टोरेज डंप्स रहते हैं, इनके जो जकोआबाद और सरगोदा में इनके जो कैपेबल जहाज हैं F-16 जो न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकते हैं, हुँ, उनका भी जो डंप था उसमें भी स्ट्राइक हुई। डंप बट एज़ इन हैंगर। स्टोरेज डंप्स रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, कुछ अबव ग्राउंड रहते हैं। तो बट मेन मेरी समझ से जो नूर खान एयरबेस है इनका, जो रावलपिंडी के साथ में, वो क्या नर्व सेंटर था ना? हाँ, सी लॉट ऑफ पीपल मे नॉट नो, तो नूर खान वाज द इनके एयर चीफ थे, हुँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स के। हुँ, उस एयरफील्ड का नाम है चकलाला। हुँ, तो चकलाला वाज यूज्ड इन 65-71 वॉर। ये रावलपिंडी के साथ है। रावलपिंडी इज एडजेसेंट टू इस्लामाबाद हुँ, कैपिटल। तो इनकी जितनी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, न्यूक्लियर सेंटर है, वीवीआईपी फ्लाइंग है, इनकी पाकिस्तानी एयरफोर्स की एकेडमी है, जो इनका नर्व सेंटर है सारा, हुँ, वो नूर खान में है। जीएचक्यू। जीएचक्यू के पास में ही है। हुँ, जीएचक्यू भी रावलपिंडी में है। तो इनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, हेड्स ऑफ स्टेट सब चकलाला जो नूर खान है वहाँ आते हैं। एंड कहानी ऐसे जाती है, जब पार्टीशन हुआ तो नूर खान तब इंडिया एयरफोर्स में थे। हुँ, तो जब वो पाकिस्तान जाने लगे तो वो अम्बाला में थे। हुँ, तो वहाँ पे अम्बाला के बेस कमांडर थे हुँ, नूर खान। हुँ, तो उन्होंने वहाँ पे एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट लतीफ़ थे, तो उनको बोला कि अब तुम मेरे साथ पाकिस्तान चलो, तो 47। तो लतीफ़ ने मना कर दिया। हुँ, बाद में वो लतीफ़ भारतीय वायुसेना के चीफ बने। एयर चीफ मार्शल लतीफ़ हुँ, was asked at that stage by हुँ, Noor Khan to come with him to Pakistan, हुँ, which हुँ, he हुँ, refused. हुँ, एंड लेटर ही रोज टू बिकम द एयर चीफ। एयर ची तो उनके नाम पे वो एयरबेस रखा है। तो उधर जब हमने स्ट्राइक किया हुँ, तो उनके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग, इनकी मिसाइल्स का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, इनके कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। तो तो न्यूक्लियर लीक की बात आई थी एक कि वो बुरहान के प्लेन्स आए, उस कंफर्म नहीं है। मतलब आई वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट। स्पेकुलेट। नोबडी, नीदर आवर साइड नॉर देयर साइड हैव accepted. So lot of stories, स्टोरीज़। and so I would not like to dwell into this aspect. But needless to say, जब उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हिट हुआ हाँ, एंड उन्होंने देखा कि ये इतनी इंटीरियर्स में आके ये डैमेज करके जा रहे हैं, हाँ, तो उन्होंने फिर डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ को बोला कि आप जंग रोक दीजिए। तो उसके बाद फिर एवरी डिसीजन इज पॉलिटिकल। सी, आपके व्यूअर्स के लिए, आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज रेडी। मैंने पहले भी कहा था कि वी वर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस वर रेडी आफ्टर 26/11 आल्सो, आर्म्ड फोर्सेस वर रेडी आफ्टर पार्लियामेंट अटैक आल्सो, आर्म्ड फोर्सेस वर रेडी आफ्टर कालूचक अटैक आल्सो, आर्म्ड फोर्सेस वर रेडी आफ्टर अक्षरधाम अटैक आल्सो, आर्म्ड फोर्सेस वर रेडी आफ्टर एनी टाइम। इट इज़ द पॉलिटिकल विल which has to decide whether armed forces have to be used or not used. So this time the decision was taken that it has to be used, and it is a political decision, on advice of the armed forces, ke what should be the strategy now when they've asked for ceasefire. So the stated aim at this stage when Op Sindoor began was के हमारा टारगेट ये था कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है हुँ, पहलगाम में, उसके जो परपरेटर्स हैं वो और जो उनके पीछे थे, उनको सबक सिखाना। दैट वाज द एम विद व्हिच वी वेंट। या हमारा ये नहीं था कि पाकिस्तान को ख़त्म ही कर फिनिश कर देना देना। है, लाहौर पे कब्जा कर लेना है। हुँ, तो वी डिडंट सेट आउट फॉर दिस एम। हुँ, तो व्हेन द एम वाज अचीव्ड, येस सर, व्हेन द एम वाज़ अचीव्ड। so I think so. I'm not privy to the हुँ, final decision, but in my opinion, when the end aim was achieved, हुँ, a call was taken to hold the हॉर्सेस। horses. So that is what was done on the 10th. प्रैग्मैटिक एंड आफ्टर See, समबडी and see, सरेंडर्स। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, You must understand हाँ, the geopolitical situation is changing. रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया फरवरी 2022 में, हुँ, सबने सोचा कि हफ्ते 10 दिन में रशिया नपेट देगा। हुँ, 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 आज अगले महीने 4 साल हो जाएंगे, जी, अभी तक चल रही है जंग। जी, अरबों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, अरबों अरबों रुपए की लाइफ, प्रॉपर्टी, मोर देन वो 200 फाइटर जेट्स। एंडलेस है, एंडलेस है।
इज़राइल ने जब 7 अक्टूबर 2023 को हम्म, हमास ने इज़राइल पर अटैक किया, सबने सोचा कि हफ्ते में निपटा देंगे हमास को, ठीक है? बट 2.5 साल अभी भी टेंस वाला वो है हम्म, सीज़ फायर। हम्म, तो एक ये भी था कि जो बिग पावर्स हैं दे शुड नॉट एंगेज यू इन ए प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज उससे द कंट्रीज इकोनॉमी एंड द अदर थिंग्स स्टार्ट टू सफर। एंड जो स्टेटेड एम था वो अचीव हो गया है, बिकॉज ये एंडलेस है। यू कंटिन्यू फाइटिंग, देन दे विल कीप सप्लाइंग यू आर्म्स, देन यू कीप फाइटिंग। सो जो रशिया की लड़ाई अभी चल रही है वो अमेरिका और यूरोप की लड़ाई थ्रू यूक्रेन रशिया के साथ लड़ी जा रही है। हम्म, मतलब यूक्रेन अपने से तो सक्षम है नहीं, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को लड़ रहे हैं कि छोटा बच्चा नहीं, तू जाके उसको थप्पड़ मार दे, मैं देख लूंगा। जी, तो उसने मार दिया थप्पड़। हम्म, अब उसके बाद जो भुगत रहा है, अब ये बोल रहे तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। तो इस टाइप की कहानी है। सो आई थिंक सो इन द लार्जर गेम इट वाज अ डिसीजन टेकन at the वाइज political डिसीजन। because see the conflict can continue and then start moving into all directions. Then it may engage. Already there was support from Chinese and Turkish people. तुर्की, चाइना, इन सबका हाँ, सपोर्ट था सर। सपोर्ट था। और सिविलियन what सिविलियन I पे was reading is के टर्किश के यूनिफॉर्म people were also part of Op Sindoor. ड्रोन ऑपरेटर्स। ड्रोन ऑफ, बिकॉज इन्होंने नए नए ड्रोन खरीदे हैं, हाँ, इनको अभी इतनी ट्रेनिंग मिली नहीं है। हाँ, हाँ, अब एकदम जंग शुरू हो गई, हाँ, तो अब वो कैसे ऑपरेट करेंगे? तो उन्होंने मेरे गेस से तुर्की को रिक्वेस्ट किया होगा कि आप अपने लोगों को यहाँ रहने दीजिए, तो टैक्टिकली हेल्प टैक्टिकली करिए। हेल्प करने के लिए। तो वो रुक गए। अब उनको क्या पता कि उन्हीं का एयरफील्ड स्ट्राइक होगा। तो आई गैदर क्वाइट अ फ्यू ऑफ टर्किश यूनिफॉर्म पर्सनल गॉट किल्ड इन दिस अटैक्स। बट ना तो ये रिपोर्ट करेंगे ना वो रिपोर्ट करेंगे, तो वो फिर दबा दी गई बात। तो ये रहता है। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का वो बढ़ सकता था दायरा, उसमें और प्लेयर्स कुड हैव एंटर्ड। आई एम श्योर ऑल दिस फैक्टर्स वुड हैव बीन वेड, मैंने जैसे आपको बोला है। तो ये है। एंड बोलने वाले बोलते हैं, जब शुरू नहीं हुई थी तब बोले थे लड़ो। तो जब, क्योंकि जिसने वर्दी नहीं डाली, जो एयर कंडीशन रूम में सोफे पे बैठा है, वो बोला लड़ाई करते रहो। बट यू डोंट नो व्हाट कितना मुश्किल है जंग लड़ना। जो लड़ रहे हैं उनसे पूछो, जिनके बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो, उन परिवारों से पूछो, दोनों साइड से। यू यू डोंट नो व्हाट इज वॉर। एंड इट इज़ वेरी इजी, कैमरा के आगे बैठ के टू डिस्कस के लड़ाई और होनी चाहिए थी, उनको हम यहाँ तक ले आए तो उनको ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। दे आर ए प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी, दे इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्म्ड फोर्सेस इन द वर्ल्ड। सो यू आर नॉट फाइटिंग समबडी जैसे, टॉम डिक एंड हैरी। हाँ, जैसे यूएस इराक के साथ लड़ा या लीबिया। इट इज़ नॉट दैट, वन साइडेड नहीं है। So you are fighting a trained, battle-ready armed forces. Are you willing to take those many losses? So all these calls have to be taken. So this is और long and फिर एनीबडी कैन पिगीबैक ऑन देयर शोल्डर्स एंड correct. गॉट इट सर। सो ये बार बार दो क्वेश्चंस इसमें से निकल के आए। एक तो कि ये जो स्ट्राइक्स थे टिपिकली तेरे प्रिसिजन स्ट्राइक्स कैसे हुए? मतलब व्हाट चेंज्ड? See, बिल्कुल we मतलब गुंबज फटा हुआ है ऊपर से। see आजकल क्या हो गया कि जब हम पहले ऑपरेट करते थे 60s 70s 80s में, तो उसमें हमारे को एयरक्राफ्ट के अंदर एक पेपर होता था, उसको टारगेट पे लगाते थे, उसको थोड़ा सा ऑफसेट करते थे कि विंड्स किस साइड के आएंगी। फिर वो हार्मोनाइज करके वेपन और टारगेट का जो साइट है उसको जहाज लेके उड़ता था। फिर पायलट की स्किल चाहिए होती थी, फिर वो वहाँ रखता था उस पे, जैसे फायरिंग में होता है। फिर वेपन फायर होता था, फिर वो वेपन जाता था और अपने टारगेट पे हिट कर, उसके लिए रेंज में प्रैक्टिस होती थी। पायलट्स यूज्ड टू प्रैक्टिस इन फायरिंग रेंजेस। बट अभी फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी इतनी एडवांसमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी में। अब आजकल तो ड्राइवरलेस कार्स हो गई हैं,
तो पहले कार्स में गियर लगाओ, ये लगाओ, ऐसे-ऐसे करके अब कैमराज़ भी लगे हुए हैं आपके पास, वो भी है, हेड अप डिस्प्ले भी है, पीछे का भी दिखा रहा है, आगे का भी दिखा रहा है, फॉग में भी दिखा रहा है। तो ऐसी एडवांसमेंट्स एयरक्राफ्ट्स में भी हो गई है। तो अभी पायलट्स की एनेबलर्स बहुत सारे हो गए। अच्छा, तो पहले पायलट वाज़ द ओनली पर्सन हु हैड सारा काम करना है। कर सब कुछ। अब आपको वो बता रहा है कि विंड इधर से आ रही है, टारगेट इतना है, ये वेपन इधर मारोगे इस टाइम पे तो इधर जाएगा, अच्छा, ऐसे करोगे तो ऐसा जाएगा, उनके यहाँ पे उनके रडार्स लगे हैं, ये रियल टाइम में आ रहा है, उनके यहाँ एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, अगर आपने ये रास्ता लिया तो ये आपको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आपको ये रास्ता लेना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये सारी हेल्प उसके पास अवेलेबल है आज की डेट में। तो फिर रेंजेस बढ़ गई हैं, आपको पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो स्टैंड ऑफ रेंज है, कोई चाहे मतलब नोबडी एंड क्रॉस्ड ओवर ना। हाँ, तो ये रेंजेस बढ़ गई हैं। तो अब क्या हो गया कि जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, वो एक नया तरह का वॉरफेयर आने वाले दिनों में होगा। तो हमने रशिया यूक्रेन में भी देखा, बिकॉज़ ये जो वॉरफेयर है, जैसे चाइनीज़ हैं, उन्होंने अपनी रॉकेट फ़ोर्स बहुत बड़ी बना ली है। तो चाइना रियलाइज़ किया कि हमारी जो नेक्स्ट कॉम्बैट होगी, वो रॉकेट फ़ोर्स के प्रयोग से ज़्यादा करेंगे। तो उनकी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, तो ये सारे पैकेजेज़ सोल्जर्स कम, और हाँ, एंड ड्रोन्स, मिसाइल्स। मिसाइल्स, हाँ, इससे एंड स्टैंड ऑफ वेपन्स, मतलब मैं यहाँ से फायर करूँ तो 300 किलोमीटर दूर जाके पहले रेंजेस होती थी 50, 70, 80, तो 80 किलोमीटर तक जाके आई यूज्ड टू प्लान, फायर एंड देन टर्न बैक। अब टर्न बैक में दे यूज्ड टू इंटरसेप्ट, फायर ऑन यू। तो द अभी फाइन हम अभी मतलब पहलगाम के बाद हाँ, हमारा मेजॉरिटी फोकस वो सिर्फ पाकिस्तान पे रहेगा या हम नॉर्मली सारी कंट्रीज पे फोकस करें आसपास? नहीं, सारी कंट्रीज़ में इसलिए फ़ोकस किया जाता है, मेनली तो जो टारगेट्स हैं, और टारगेट लिस्ट पहले ही रेडी होती है। अच्छा, हर एक के पास तो अगर भुलारी को ठोका गया है तो वो पहले से। सब कुछ, सारे टारगेट उनके पास भी है, ऐसा नहीं है। तो हर कंट्री के पास एक टारगेट फ़ोल्डर्स होते हैं एनिमी के, हाँ, तो उस पे अपग्रेडेशन होता रहता है कि उस टारगेट में अभी हमारे को, पहले हमने एबीसीडी प्लान किया था, हाँ, अब उसमें ईएफ भी जुड़ गया है। तो ईएफ को निकालने के लिए हमें क्या-क्या और चाहिए होगा। तो ये मैंने आपसे जैसे बताया, इट्स अ रियल टाइम ऑनगोइंग प्रोसेस। ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक, मतलब यू कांट डिफाइन। जी। तो वो फिर उस टाइम पे लिस्ट निकलती है कि हमें कौन-कौन से टारगेट सेलेक्ट करने मुरीद हैं। के मारना है पहले दिन तो। I will not specifically go on this thing, but we just decide कि we have to take out this target. So then उस टारगेट को निकालने के लिए एनिमी की क्या-क्या डिफेंसेस लगी हुई हैं, उनके कौन-कौन से रडार्स हैं, उनके कौन-कौन से एयर डिफेंस वेपन्स लगे हुए हैं, तो उनके प्राइमरली उन उन व्हाट दे वर यूजिंग? उनकी गन्स हैं, उनके पास जो HQ9, HQ16 हैं, उनके अपने जो भी गन्स हैं पाकिस्तान की एयर डिफेंस गन्स, तो वो इम्पोर्टेड ही है, सारा उनका हार्डवेयर इज़ चाइना? चाइना। तो वो एंड यूएस के भी रडार्स हैं उनके पास, लॉकहीड मार्टिन के भी रडार्स हैं। तो इनके पास F-16 है, JF-17s हैं, J-10s हैं, तो हुँ, वो सारे वेपन्स उनके पास हैं। हुँ, अब वो उनकी रेंज क्या है, वो कहाँ तक स्ट्राइक कर सकते हैं, हमारे को अगर उन पे ऑफेंसिव लॉन्च करना है, हुँ। तो हमारे को कहाँ-कहाँ से एंट्री बनानी चाहिए, तो उनकी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ को उनकी वीकनेस से काउंटर करके कहाँ से एंटर कर सकते हैं, कितना टाइम रहेगा हमारे पास जाने के लिए। अगर हमने उनको स्ट्राइक किया, वो उनकी रिटेलिएटरी जो एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे, वो कहाँ-कहाँ से हो सकते हैं, उनके पास कितना टाइम है, क्या हमारे पास उतना टाइम है स्ट्राइक करके कंफर्टेबली अपने जहाज़ों को वापस लाने के लिए। जब हम वापस आ रहे हैं, अगर वो हम पे अटैक करेंगे, तो उसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमारी क्षमता है, ऐसे प्लान होता है। तो वो फिर निर्णय लिया गया, और 7 तारीख की सुबह, आई थिंक 7 मई की अर्ली मॉर्निंग, हुँ, वी हिट दी 9 टेररिस्ट टारगेट्स। हुँ, तो उसका हमने बताया, दुनिया को बताया, जी। एंड विद द एज ऑफ सोशल मीडिया, उन्हीं के लोग रिकॉर्ड कर करके गुंबज फटे हुए थे, फटे हाँ, हुए हाँ। थे, वो जो पब्लिक है वही डाल रही थी हुँ, सोशल। तो हमारे को करना नहीं पड़ा कुछ। इस बार। एंड हमारे में एक हर मिशन के बाद एक बीडीएस सॉर्टी करते थे पहले, बैटल डैमेज असेसमेंट। अच्छा। तो आपने अगर टारगेट स्ट्राइक किया, हुँ, जैसे आपने कोई रनवे उड़ाना था, एग्जांपल दे रहा हूँ, हुँ, तो आपने आपके एयरक्राफ्ट गए, आपने बॉम्ब किया, उसके बाद आप वापस आ गए,
तो जो गन है उसने तो दिखा दिया, एयरक्राफ्ट में जो कैमरा लगा उसने दिखाया कि मेरे रॉकेट फायर हो गया, उसके हुँ, बाद वो फायर करके निकल आया। हुँ, बट वो लगा, नहीं लगा, रनवे पे जो आपने डिसाइड किया था डैमेज करना हुआ, नहीं हुआ, वो कैसे पता चलेगा पहले दिनों में? तो हुँ, उसके बाद एक जहाज़ जाता था अलग से, हुँ, या पिछले जहाज़ होते थे फॉर्मेशन में जो एक फ्लाईओवर करते थे उसी रीजन में, उनके अंदर बड़े कैमराज़ होते थे, उ उसको हम बैटल डैमेज असेसमेंट बोलते थे, बीडीए। हुँ, वो फिर इधर आके उन दिनों फ़िल्म निकालते थे एंड देखते थे कि जो आपका इम्पैक्ट है। है वो हुआ है कि नहीं हुआ। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास मैक्सआर का सीन है। ड्रोन्स हैं, तो आप इंस्टेंटली मतलब पता लगा सकते हैं। तो भारत ने फिर जैसे ही स्ट्राइक हुई इमीडिएटली मतलब बता दिया कि ये डैमेजेस हुए हैं, ये हुँ, वो हुआ है। एंड पॉलिटिकली आई फील कि हमने मैसेज दिया था कि हमारा मकसद ये था कि आपने पहलगाम में किया, हमने आपके टेररिस्ट अटैक किया। सो इफ़ दे वांटेड दे कुड हैव लेफ्ट द ऑपरेशन देयर प्रॉब्ली। ओनली। हाँ, बट नोइंग के उनकी जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्मी एंड पैरामिलिट्री वो इंटरट्वाइंड है सारी। तो अब दे हैड टू दे रिटेलिएट। आर एक्सट्रीमली यूनिफाइड। हाँ, तो दे हैड टू रिटेलिएट। मतलब आप कहाँ देखेंगे कि उनका जो टॉप टेररिस्ट है जिसके ऊपर बाउंटी है, उसके फ्यूनरल में सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, पुलिस कमिश्नर्स अलॉन्ग विद टेररिस्ट खड़े होके बिगेस्ट हाँ, तो वो दे रहे हैं उनको। तो फिर उन्होंने रिटेलिएट किया, तो 8 और 9 मई को जो अटैक हुआ वो टिपिकली रॉकेट से और ड्रोन से। तो बेसिकली वो प्रोबिंग था कि हमारी गन्स कहाँ पे हैं, हमारे रडार्स कहाँ पे हैं। व्हाट इज़ दिस प्रोबिंग क्या होता है सर? प्रोबिंग होता है जैसे आप डिकॉयज़ भेजते हैं। अब हमने रडार लगा रखे हैं, तो सारे रडार हर टाइम ट्रांसमिट नहीं करते। बट अब मेरे को जाना ही नहीं है। अब तो मैं 300 किलोमीटर दूर से ही आई विल फायर अ वेपन। ये फ़र्क आ गया। तो यूजुअली सर जो ऐसे वेपन्स हैं, नॉन कॉन्टैक्ट वेपन्स जो कह रहे हैं, इसका यूजुअल रेंज क्या रहता है? वेरी जैसे ये करते एयर हैं। टू एयर हाँ, जनरली आज की डेट में 300 साढ़े 300 किलोमीटर्स की रेंज है ऑफ अ गुड मिसाइल। मतलब जैसे ब्रह्मोस लेवल वाली हैं। हाँ, हाँ। एंड कोई 260 की हैं, कोई 250 की हैं, 170 की हैं, 80 वाली भी हैं। तो ऐसे रेंजेस हैं अलग-अलग काम के लिए। एंड व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स आर वी यूजिंग? मतलब जैसे ब्रह्मोस आपने बताया नाम, हाँ, तो ब जनरली हमारे पास क्या पब्लिक ब डोमेन ब में जो है? ब बहुत सारे हैं। वो उस पे एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, कभी अलग से बताऊँगा। बट नीडलेस टू से वी हैव वेपन्स ऑफ ऑल रेंजेस, ऑल टाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर वेरिड दिस थिंग। अगर आपके पास सुपीरियर दे आर एक्सपेंसिव, जो दूर वाले हैं इट इज़ नॉट चीप। तो यू कैन नॉट यूज़ फॉर एवरीथिंग दैट वन। तो जहाँ पे आपको आप जा सकते हो 80 किलोमीटर तक हुँ, या 50 किलोमीटर तक टारगेट से, हुँ। तो यू विल यूज़ अ वेपन जो उस रेंज से फायर करके, क्योंकि आपने उस एरिया के जितने डिफेंसेस है उसको नलीफाई कर दिया। व्हाई शुड आई नॉट गो क्लोजर एंड यूज़ अ वेपन व्हिच इज़ नॉट एज़ एक्सपेंसिव। तो वो रहते हैं। मेक्स सेंस। हाँ, तो दिस इज़ हाउ द वॉरफेयर हैपेंस। सर वो आप बता रहे थे ना कि दे वर ऑन प्रोबिंग मिशंस। या वो एयर डिफेंस को प्रोब करना चाह रहे थे, रेडार्स को हिट करना चाह रहे थे। तो हम भी तो उनके रेडार्स को पहले हिट करके आए थे। हाँ, ये हमने कुछ बिकॉज़ हाउ 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 आर वी स्ट्राइकिंग? क्योंकि पाकिस्तानी खुद ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यहाँ तक तुम्हारे मतलब बहावलपुर तक, है ना? कैसे आया सामान? फर्स्ट डे ही। तो मतलब आई वुड नॉट लाइक टू गेस, मुझे कोई आइडिया नहीं है पर्सनली, एंड आई वुड नॉट लाइक टू स्पेकुलेट और से समथिंग व्हिच आई एम नॉट प्रिवी टू दी जो ओपन मीडिया में है, जिसको सारे वो जानते हैं। तो जो मैंने भी पढ़ा वो सबने पढ़ा होगा, तो उसमें ये था कि उनके जो एयर डिफेंस रडार्स थे उनको निकाल दिया गया था। उसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस बोलते हैं, सीएड मिशंस। मतलब? एक वर्ड होता है SEAD, अच्छा, suppression of enemy air defense. तो some aircraft से package goes and suppresses the enemy air defense. CAD missions बोलते हैं इसको। अच्छा। एंड एक होता है डिनायल मिशंस। तो एक तो होता है उसको थोड़ी देर, एक होता है पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऐसे एक ऐसे कितने टाइप के मिशंस होते हैं ये जो आप बता रहे हैं ना डिफरेंट डिफरेंट? और बड़ी तरह के होते हैं ये। जैसे एक दो एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले होते हैं, वो पैकेज में ही कुछ जहाज रहते हैं, वो आपके जो एनिमी फ्रीक्वेंसीज दे रहा है आपको जैम करने के लिए, उसको काउंटर जैम करता है। वो आपके जो डाटा है जो वो लेना चाहता है, किस उस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने रडार्स, उसको या तो डिनाई करता है या गलत इन्फॉर्मेशन देता है।
फिर आपके जो अपने एयरक्राफ्ट्स हैं जो पैकेज में हैं उसकी जो इमेजरी आपके ग्राउंड रडार पे जा रही है आईएससीसीएस में या जहाज में जा रही है, वो कैसे ना उनकी तरफ जाए उसको डिनाई करने के लिए वो रहते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल वॉरफेयर दैट गोज ऑन। तो उसमें एक छोटी सी विंडो मिली होगी इनको एंड उसी एक तो में इलेक्ट्रॉनिक वाला आपने बताया, हाँ एक सीड, सीएड SEAD। एडी सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, तो वो मिशन हुए होंगे। उससे इनके जो भी एयर डिफेंस की जो रडार्स हैं या गन्स हैं उसको न्यूट्रलाइज किया होगा। कामाकाजी ड्रोन से हाँ, जो तो ठोक। वो फिर ये विंडो मिलती है जब तक इनके स्टैंड बाई हर उसका स्टैंड बाई होता है इंपॉर्टेंट टास्क। अच्छा, तो वो उसमें 5 मिनट 10 मिनट लगते हैं ये स्टैंड बाई रडार आने में। टर्न अराउंड स्टैंड टाइम बाई रहता हाँ, है इतना। तो उस दौरान में फिर अंदर घुस जाते हैं क्योंकि आपको पता है गॉट उतनी। इट। अभी जैसे मुद्रो को इन्होंने इवैक्यूएट किया हाँ, तो इनके पास 10 ही मिनट थे कि इन्होंने इनके पावर ग्रिड को डाउन किया, इनके उसको डाउन किया। जब तक स्टैंड बाई चाइनीज़ रडार्स S-300 रिवाइव होते, उतनी देर में यूएस स्पेशल फोर्सेस जो डेल्टा फोर्स थी, वो जो 10 मिनट की विंडो थी, उसमें वो निकाल के ले गए प्रेसिडेंट को। तो ये टैक्टिक्स रहती हैं, तो वो उसके हिसाब से काम चलता है। तो कुल उसमें मिला के एक लूपहोल ढूँढना है। हाँ, मैंने वही बोला ना, स्टार्ट ही मैंने आपसे वही किया था, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी। तो जो वीकनेसेस हैं वही एक्सप्लॉइट करता है एनिमी सबसे और पहले। क्या हम ये रियल टाइम देख पाते हैं कि यहाँ यस पे यस अच्छा, यस यहाँ पे वीक पड़ गया ये? यस। और ये पैकेज, व्हाट इज़ दिस पैकेज? ये हम बोलते हैं ना, पैकेज में एक स्ट्राइक पैकेज गया हाँ था अपना हाँ डेनवर पैकेज करके ही आएगा। हाँ से ऐसा होता है कि हर प्लेटफॉर्म की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हुँ, स्पेशलाइज करता है किसी रोल में। तो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये कोई जैमर्स होते हैं, कोई बॉम्बिंग में ज़्यादा लोड कैरी कर सकता है। तो फिर हम उस टारगेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि अगर इसको नलीफाई करना है तो हमारे को कितने वेपन्स चाहिए। तो उस हिसाब से उतने वेपन्स को ले जाने के लिए कितने जहाज़ चाहिए होंगे, उन जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंस के लिए कितने और जहाज़ चाहिए होंगे, इतने सारे जहाज़ों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए कितना और चाहिए होगा। उसमें फिर आगे वो जो रहेंगे उनको लीड एयरक्राफ्ट बोलते हैं, वो असेस करेंगे। वो दे मे नॉट गो अक्रॉस, दे जस्ट गो, उनके रडार्स खुल जाते हैं और उनको एंगेज करते हैं, या उनके जब फाइटर्स उड़ेंगे या उनके असेट्स प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये 4-5 उनको एंगेज करेंगे। ये पार्ट उसके नहीं है मेन मिशन के, स्ट्राइक, हाँ, मेन स्ट्राइक इनसे स्ट्राइक नहीं के हो। नहीं है, ये डिस्ट्रैक्टर्स हैं। ओके, तो ये उनको लगेगा कि ये है तो वो उनके पीछे लग जाएंगे, बट असली पैकेज कहीं और से या कहीं और से आता है, एक ऐसे विंडो ढूँढ के। विंडो ढूंढ के। तो ऐसे होता ही है। तो डिपेंड्स करता है, 25, 30, 35, 40 जहाज का भी पैकेज होता है। तो ये फिर 25-30। हाँ, तो फिर ये अलग-अलग साइज़ एज़ पर द मिशन रहते हैं। तो वो फिर इसको एक लूज़ टर्म में पैकेज बोलते हैं। स्ट्राइक पैकेज। अच्छा, वो आपने देखा था वो इंडियन नेवी का क्या? क्या? इंडियन नेवी वाज़ नियर कराची, व्हाट वाज़ दैट? वो भी एक स्ट्राइक पैकेज लेके 36 ये वॉरशिप। इनकी नेवी की एक्सरसाइज चल रही थी। नेवी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सर्विस एंड नेवी का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ये नेवी को साइलेंट सर्विस कहा जाता है। क्योंकि वो जो करती है वो दुनिया की नज़र में नहीं आता, बट उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके व्यूअर्स के लिए नेवी इज़ अ साइलेंट सर्विस। तो नेवी का जो मेन काम रहता है, ये आपकी सप्लाईज़ को चोक कर देती है उस कंट्री की। क्योंकि 90% 95% जो भी आपके सप्लाईज़ आती हैं, हुँ, अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 दिन का फ्यूल है लड़ने का। हुँ। तो अगर उसको जंग करनी है तो फ्यूल तो आएगा ही कहीं से। जी, जी, जी। उसके पास से 10-12 दिन के हथियार हैं। हुँ, अगर उसको जंग आगे करनी है सामान तो लाना उसको पड़ेगा। हथियार तो चाहिए होंगे। हुँ, तो ये सारी चीज़ें, चाहे ऑयल हो, चाहे सप्लाईज़ हो, चाहे राशंस हो, चाहे जो भी जंग में चीज़ें चाहिए, टैंक्स चाहिए, वो चाहिए, किसी और देश से आने हैं, ये समुद्री रास्ते आते हैं। हुँ। तो उसको फिर ये ब्लॉकेड कर देते हैं नेवी। तो इनके अपने शिप्स और वो डिप्लॉय हो जाते हैं ताकि एनिमी को सी डिनायल बोलते हैं उसको, तो वो डिनाई करते हैं ये इन्फोर्समेंट्स पहुंचने के लिए। तो ऐसे ही नेवी ने पूरे कराची हार्बर पे एंड अरेबियन सी में
इस टाइम पे ऑप सिंदूर में अपना ब्लॉकेड लगा दिया था, पोस्चर ऐसा ले लिया था। पोस्चर ले लिया था। अब इनकी सबमरीन्स भी पहुंच गई थी, तो उसमें से आई थिंक सो मीडिया से कहीं से ऐसी फॉल्स न्यूज़ निकली जिसके कराची हैज बीन, तो ये सबमरीन एंड शिप्स आर केपेबल ऑफ टेकिंग आउट द टारगेट्स देमसेल्व्स आल्सो, इट इज हाँ। नॉट एयरफोर्स ओनली, हम्म, like army took out a lot of targets on the first day, अच्छा so a lot of terrorist camps were taken out by the army. अच्छा It's not only the air force, in fact more targets were taken out by the army. So all three services और integrated. बीएसएफ जाके पोस्ट भी उड़ा रहा था, उसकी भी वीडियो हाँ हाँ, तो सब चल रहा सब it's synchronized and harmonious kind of operation that are going on now, so each service is helping each other, so that's a very very good thing. आपने बोला आर्मी ने पहले दिन ज्यादा पोस्ट निकाले थे। हाँ, आर्मी जो टेररिस्ट कैंप्स निकले थे उसमें जो 9 थे उसमें से आर्मी टुक आउट बल्क ऑफ द टेररिस्ट। लेटर ऑन एयरफोर्स है हाँ, when they crossed a certain threshold। डिस्टेंस के हिसाब से होता है ना, आर्मी कैन नॉट गो दैट इंटीरियर इन द बिगिनिंग, अच्छा तो जो दूर के हैं दैट वाज विद द एयरफोर्स, जो पास के हैं दैट वाज विद द ओके ओके सर, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू रेट द बेस्ट वर्क, मतलब सबसे, जैसे एक होता है ना आर्टिस्ट होता है, तो व्हाट वाज द बेस्ट आर्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अभी तक? ऐसे कुछ जैसे इवेंट्स हैं कि यार ये वाले स्ट्राइक्स। ये जो भी हुआ 10 तारीख को, आने वाली हिस्ट्री बुक्स में एयर पार की ये जो कैंपेन हुई है, क्यों क्यों 88 मिनट में, 88 घंटे में तो निर्णायक हो गया। हाँ। और उस वो शायद रक्षा मंत्री ने बोला भी था, हम जब तक चाय पी के आते हैं हाँ। तब तक निर्णायक युद्ध हो चुका था, तो मीन्स इट वाज टू क्विक टू डिसाइसिव। टू डिसाइसिव। तो रात को मुझे याद है एक ना इनका शाहीन इन्होंने डाली थी जो सिरसा में इंटरसेप्ट हुई थी, उसके बाद वी वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। तो जो भी निर्णय लिया गया, जिस प्रिसीजन से और जिस स्विफ्टनेस से अक्रॉस कराची के एयरफील्ड से लेके और नूर खान तक इनके जितने भी वो थे रडार साइट्स, स्टोरेज साइट्स, इनके जो वेपन स्टोरेज एरियाज हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स के सेंटर्स हैं, इनफैक्ट जो रहीम यार खान रनवे इनका 10 मई को स्ट्राइक किया गया था, 19 फुट का क्रेटर था उसका, 19 फुट गहरा सेंटर से उड़ गया था वो। रनवे से सिविल फ्लाइट्स भी जाती थी, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती थी, वो डिसयूज रहा है। आई थिंक सो अक्टूबर में जाके रिवाइव हुआ है, 5 महीने लगे उनको वो रनवे रिपेयर करने के लिए। एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ डैमेज। इनकी जो हैंगर्स की छतें उड़ गई थी, इनके जो पार्क्ड एयरक्राफ्ट अंदर से उड़ गए, तो सैटेलाइट इमेजरी में दिखा रहे हैं कि अभी उनकी रिपेयर चल रही है। बट फ्लिप साइड ये है कि ये सारी चीज़ें सिक्योर्ड एरिया में हुई हैं, तो कॉमन जनता को इन्होंने बोला कि हम जंग जीत गए। सो दे आर नॉट एबल टू, they don't have access to satellite imagery, they don't have, media is regulated, everything is controlled. तो उसके बाद भी ये वीडियो वायरल हो गई थी, भाईजान नूर खान एयरवेज, वो बिल्कुल वायरल है, वो आज भी चलता रहता है। तो दिस वाज टिल डेट the best art। yes, see, it is not that like 71 war was another beautifully executed tri-service war. We prepared, तो अगर आप 71 वॉर पढ़ें, ईस्ट पाकिस्तान पे जो भी बांग्लादेश है, उसमें एयरफोर्स गेव एयर सुपीरियरिटी, जो नेवी थी दे हैड ब्लॉकेटेड दिस थिंग। इनकी एक ही सबमरीन थी जो वहाँ आई थी, गजनी, उसको डुबा दिया 4 दिसंबर को, इसलिए नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तो इन्होंने कर दी। इनके जो INS विक्रांत थे, इन्होंने सारे इनके जो टारगेट्स हैं चिटागोंग, ये ढाका के पास, वो नेवी ने टारगेट्स निकाले। एयरफोर्स ने एक एयर ड्रॉप किया 1971 वॉर में आर्मी के पैराट्रूपर से तंगेल में। तो दिस एयर ड्रॉप इज द लार्जेस्ट एयर ड्रॉप 800 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द लार्जेस्ट एयर ड्रॉप। बटालियन उतार दिया था ना। हाँ, उसके बाद वही नहीं ख़त्म हुआ। जब इनकी गवर्नर हाउस में वो चल रही थी मीटिंग, तो एक MiG-21 ने रॉकेट्स फायर किए इन ढाका। तो वो चलती मीटिंग में द रॉकेट वेंट थ्रू द रूफ ऑफ द गवर्नर्स हाउस, एंड दैट इज द डिसीजन
that was on 15th of December 71. Hmm. And when the rockets went through the governor house, Hmm. they immediately decided to surrender. So, so 93,000 prisoners of war were taken. मैं उस दिन आयन कॉर्डस है मेजर जनरल, ही टुक पार्ट इन 71 वॉर, गुरखास के हैं, उनके पैर में गोलियां लग गई थी इन दिस थिंग, एंड ही वाज सेड के रीइंफोर्समेंट आएगी, एंड ही सिलेट एक जगह है बांग्लादेश में, तो सिलेट को कैप्चर करना था. He 320 people of that battalion held 3,000 brigade, one Pakistani brigade, and they kept firing and doing in such a way that in the end that 3,000 odd Pakistanis surrendered to these 320 Gurkhas, and General Ayan Kodosa got his leg cut, amputated. एक कारतूस साहब करके बुक है, आपके व्यूअर्स को मैं बोलता हूँ पढ़िए. आई मेट हिम द अदर डे. दीज आर द रियल हीरोज. लात कटवाने के बाद भी वो लड़ते रहे. He got his leg cut because he didn't have time to go to the hospital. And he was saying that day, I'd gone for a book launch on Bangladesh. उसमें he was covering this 71 volley campaign. And he was saying कि मैंने अपने जवानों से पूछा कि हम इतना ही कैरी कर सकते हैं, तो आपको कंबल, ये राशन वगैरह रखना है अपने बैकपैक में कि और हथियार रखने हैं चलने से पहले. तो बोले, सब ने बोला कि हम और हथियार रखेंगे. और कह रहे कि सर्दी का टाइम था, 9 दिन तक, 9 days तक they didn't have proper place to sleep. They had no blankets. They had no luxury of any sort, and they survived because they had carried more weapons, all people, rather than their basic comfort की चीज़ें. तो ये जो कहानियाँ हैं, ये जो स्टोरीज हैं, हमारे मेन मीडिया और मेन बुक से गायब है. हमारे हर आर्मी की यूनिट में, हर नेवी की यूनिट में, हर एयरफोर्स की यूनिट में, हर जगह ऐसे हीरोज की कहानियाँ अनगिनत हैं. बट मेरी समझ नहीं आता कि हम एज ए नेशन क्या पढ़ रहे हैं. क्या पढ़ रहे हैं. तो जो अंग्रेजों ने सड़कें बनाई, जो मुगलों ने काम किया, मिंटो रोड, हाँ, औरंगजेब रोड. हाँ, तो ठीक है, गॉट इट सर. मैकुले के टाइम से ये चल रहा है. ये एक स्ट्राइक पैकेज में बस एक क्वेश्चन रह गया था कि सर ये स्ट्राइक पैकेज में आप 4th जनरेशन फाइटर जेट ले जा रहे हैं या 4.5 ले जा रहे हैं या 5th ले जा रहे हैं, हाउ डज इट मैटर? ये चेंज कैसे करता है, सिनारियो कैसे चेंज करता है? बेसिक समझ के लिए सिंपल लैंग्वेज में, हाँ. जो 4th जनरेशन होता है उसमें हर चीज़ पायलट करता है जनरली. अच्छा. पायलट डिपेंडेंट होती है, तो वो उड़ाता है. उसमें जहाज़ बहुत मैनूवरेबल होता है, जहाज़ एजाइल होता है, बट मेजॉरिटी ये एयर टू एयर फाइट के लिए होते हैं जनरली. 4th जनरेशन, एंड उसमें मिग 29s, मिराज 2000s, ये सारे जहाज F-16s ये 4th जनरेशन के आ जाते हैं. पायलट के ऊपर बहुत हद तक, एंड पायलट की हेल्प के लिए सेंसर्स रहते हैं, रडार्स रहते हैं. जब हम उसको 4.5 कहते हैं, उसमें पायलट इज असिस्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स. जो उसमें बातें पहले बताया. हाँ, उसको असिस्ट जो करते हैं सारी चीज़ें जो मैंने आप पहले बताया, वो बन जाते हैं फिर राफेल, टाइफून, टॉर्नेडोज, ये सारे जहाज इस कैटेगरी के आ जाते हैं, जिसमें डिटेक्शन रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हैं, जैमिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, दूर तक मार करने के लिए वेपन्स जुड़ जाते हैं, इतना पास जाना नहीं पड़ता. जो सैटेलाइट है और उससे जो ग्राउंड से उससे डाटा रियल टाइम में शेयर करने की क्षमता होती है, तो ये कुछ हद तक इनमें रहती है. इट इज़ नॉट कंप्लीट. जो 5th जनरेशन आ जाते हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो Su-57 हो गए या F-35s हो गए, जो हम M का बना रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ एक बहुत बड़ा पार्ट है. स्टेल्थ 4.5 में भी आ जाता है. मींस एनिमी का रडार आपको अच्छे से ना डिटेक्ट कर पाए. आप जितनी लेट डिटेक्ट करोगे उतना अच्छा है. तो विंडो बड़ा हो गया आपका. जितनी देरी से आप पहचाने जाओगे रडार पे, उसको स्टेल्थ बोलते हैं. ओके. तो स्टेल्थ बहुत कारणों से होती है, उस पर एक अलग से 2 घंटे बात कर सकते हैं. तो
बेसिक लॉन्ग एंड शॉर्ट ये ये है। मैं 2 चीज़ें आपसे आज मैं बताई 2 घंटे बात हो सकती है। एक तो स्टेल्थ। हाँ, तो उसमें फिर ये 5th जनरेशन है। इसमें स्टेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है और इसमें पायलट की मदद के लिए हुँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का बहुत बड़ा योगदान है। उसको जैसे मैंने अभी आपको कार की एग्ज़ाम्पल दी थी हुँ, कि आपको हर चीज़ रियल टाइम आएगी कि इतनी वो है, उसकी गन्स यहाँ पे है, तुम्हारी गन्स यहाँ है, तुम्हारा एक जहाज वहाँ पे है, 2 पीछे हैं, उसके पास ये वेपन है, वो ये फायर कर सकता है, उसकी रेंज इतनी है, तुम्हारे को एक ग्रीन विंडो आएगी, तुम इस बैंड में रहो तो तुम सेफ रहोगे। ये जो असिस्टेड काइंड ऑफ अ फ्लाइंग रहती है जिसमें आपके पास स्टेल्थ भी है, आपके पास वेपन्स भी हैं, आपके पास यू नो कैपेबिलिटी है कि आप स्टैंड ऑफ चीज़ें दूर से फायर कर सकते हैं और रियल टाइम आप डाटा और कम्युनिकेशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ। ये 5th जनरेशन हो गया। अब जो 6th जनरेशन बन रहे हैं दे आर टोटली एआई बेस्ड। उसमें ह्यूमन और मशीन हुँ, इकट्ठे उड़ेंगे। तो वही जहाज है, वो कुछ में पायलट होंगे, कुछ में नहीं होंगे। कुछ कुछ जहाज़ों के अंदर ड्रोन्स भी डाल के वो हवा में उनको फायर कर देंगे। वो ड्रोन्स वुड बी प्रोग्राम, स्वॉर्म ड्रोन्स हो गए, ये ड्रोन्स हो गए। वो टोटली अनडिटेक्टेबल टाइप बना रहे हैं, जो 6th जनरेशन बन रहे हैं। तो उसपे जापान, इटली, यूके, फ्रांस, यूएस, J-36 इसने चाइना। हाँ, जो एनजीएडी प्रोग्राम है यूएस का, हुँ, तो ये सारे 6th जनरेशन के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। चाइना ने 1-2 एग्ज़िबिट भी किए हैं। तो ये वॉरफेयर ना एक अलग तरह जा रहा है। डिमेंशन ले रहा है एक हाँ, अलग। एक अलग डिमेंशन। तो सरल भाषा में इतना ही काफ़ी आज के लिए। अच्छा, ये एक जो कैट्स वॉरियर टाइप का कांसेप्ट है। एक फाइटर जेट होगा, एक साइड में पायलटलेस ड्रोन हो। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो 6th जनरेशन है। अभी इसे आपकी जानकारी के लिए परसों शायद या 1 दिन पहले जो इनके यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, हेग्सेट, एक्स वो एलन डिफेंस मस्क, डिफेंस सर सेक्रेटरी ऑफ वॉर। हाँ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर। तो वो एलन मस्क के यहाँ गए हुँ, और ग्रॉक हुँ, एंड बाकी जितनी माइक्रोसॉफ्ट की जो है जेमिनी, हुँ, ये मिल के यूएस आर्म फोर्सेस के लिए एआई और क्वांटम को इंटीग्रेट कर रहे हैं उनकी सारी डिसीजन मेकिंग। तो पहले जो मैंने आपको बताया कि वो वॉर गेमिंग होती थी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपोजिट थ्रेट, ये वो बैठ के इवैल्यूएट किया जाता था, उनका ये यहाँ आ गया, उनका ये सारा काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। ओह माय गुडनेस! तो कमांडर को जो डिसीजन आएंगे वो इन्फॉर्म्ड आएंगे कि ये है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये है, इतना टाइम है, इतना ये है, वो सब मशीन आपको बना के देगी। तो ये जो इंटीग्रेशन है एआई इनटू वॉर फाइटिंग, इट इज़ टेकिंग ए न्यू प्रोपोर्शन इन ए न्यू डायमेंशन। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है एंड हमारे को भी इस पे बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एआई यूज़ की अभी ऑप सिंदूर में। हमारी जितनी गन्स थी, वो L-70, शिल्का, Zu-23, पेचोरा, जो भी हैं, आकाश, IACCS का इंटीग्रेट की। तो लेह लद्दाख से जो सेंसर शूटर का जो फ्यूज़न है, वो एआई ने ही अब डिसाइड करता है कि अगर जहाज़ इधर से आ रहा है तो ये वाली गन फायर करेगी, अगर उधर से आ रहा है, यहाँ से ये मुड़ा तो ये वाली फायर करेगी। तो ये रियल टाइम में पहले डिसीजन ह्यूमन डिसाइड करते थे, अब ह्यूमन गो अहेड देता है अब। हाँ, अब गो अहेड देता है। तो ये जो चीज़ें हैं आने वाले समय में, तो जो ये 6th जनरेशन जो आप कह रहे हो, ये दिस मशीन्स विल नाउ असिस्ट पायलट्स। लेस फुट ऑन द ग्राउंड। लेस, नोबडी वांट्स टू हैव बॉडी बैग्स कमिंग बैक, नो कंट्री वांट्स। सो एवरीबॉडी वांट्स टू फाइट बट विद लीस्ट लॉसेस। नॉन कॉन्टैक्ट टेक बेस्ड ड्रोन्स, ड्रोन स्वॉर्म, बिगर ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स इंटीग्रेटेड विद फाइटर जेट्स। यस, यस। अच्छा अच्छा, जब हम ये स्ट्राइक की बात करते हैं तो बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क यू, मतलब व्हाट इज द क्वांटम ऑफ दिस बॉम्ब्स, कितने बड़े होते हैं, लाइक व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर, सबसे बड़े बॉम्ब्स क्या हैं दैट वी यूज, जैसे वो लोग फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स ऐसे मुआव्स। नाम वाम देते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कैल्प है, हैमर है,
स्पाइस है, हमारे पास जो है बॉम्ब्स है, नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं, रनवे डिनाइल्स बॉम्ब होते हैं, हमारे पास ऐसे बॉम्ब्स होते हैं जो कंक्रीट के थ्रू जाते हैं। यू हैव टू टेक बंकर आउट बस्टर। बंकर बस्टर, जैसे इसराइल ने यूज़ किया अभी हाँ, हेजबुल्ला और हमास के लोगों को निकालने के लिए। हाँ, सो दे गो वर्टिकली डाउन, हाँ। 1 2 3 4 लेवल। आपने देखा होगा कि जब पूरी हम बिल्डिंग बिल्डिंग उड़ती थी। बिल्डिंग में वो सेकंड फ्लोर पे सो रहा है, हम्म। तो उसको छत से 4 फ्लोर ख़त्म करके वो सेकंड फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट। हाँ। हाँ, तो इस तरह के जो वेपन्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। बड़ी तरह के वेपन्स हैं, हर चीज़ के लिए वेपन्स हैं। तो कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है, किस पैकेज में क्या कैरी करना है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, तो वो एक अपने में अंदर चीज़ है। बट नीडलेस टू से ऑल टाइप्स ऑफ वेपन्स आर देयर, इट इज़ सब्जेक्ट टू दैट मिशन। मतलब उस काम के लिए जब वो जहाँ जा रहे हैं, उसको उस मिशन के लिए क्या चाहिए, वो लोड होता है उसमें। मिशन ओरिएंटेड ऑप्शन सारे आपके पास होते हैं। तो मतलब जब एक नॉर्मल टाइम है, ये पीस टाइम है, तो पीस टाइम में कोई टेक ऑफ कर रहा है, तो उस टाइम में तो सारे सिस्टम्स लेके नहीं चलते। नहीं, हम उसकी वॉर गेमिंग होती है, उसकी सिमुलेशन होती है। तो सिमुलेटर आजकल जो हैं, हाँ। अब अगर रफ़ेल के सिमुलेटर में आप जो जहाज़ उड़ा रहे हैं, उसमें आप सिमुलेट कर सकते हैं कि मैं ये वेपन लेके जा रहा हूँ। तो जहाज़ की फ़ील, जहाज़ के जो सेंसर्स हैं, दे विल एग्ज़ैक्टली बिहेव इन द सेम मैनर एज़ इफ दोज़ द वेपन्स आर फिटेड ऑन योर एरोप्लेन। यू आर नॉट फ्लाइंग एक्चुअली, बट यू आर प्रैक्टिसिंग इन द सेम। अब आप इसको एनालॉजी सिविल फ्लाइंग में देता हूँ। अभी वो बच्चा जो सीपीएल करके आया है किसी फ्लाइंग स्कूल से, वो कैसे एयरबस उड़ाने लग जाता है, इंडिगो में या एयर इंडिया में या स्पाइस जेट में या बोइंग 737 कैसे उड़ाता है? सिमुलेटर पे। ऐसा थोड़ा ना कि वो उसको उड़ाते न, जो फ्लाइंग इन पे सिखाते हैं। पूरी की पूरी फ्लाइंग आजकल सिमुलेटर्स पे होती है। तो वो सिमुलेटर्स जो होते हैं वो 6 एक्सिस होते हैं। उसपे एक ऐसे कैप्सूल होता है, उसके अंदर पूरी कॉकपिट बनी होती है, सारे स्विचेज़ होते हैं। हर चीज़ वैसे ही काम यू विल करती है। फील लाइक यू आर हाँ, इन। आगे हाँ, वो ऐसी फीलिंग आती है। अपने आजकल तो हर जगह अवेलेबल हैं हाँ, उसके हाँ, हाँ। मॉकअप्स भी। तो आप उसके अंदर बैठ के यू डू एक्चुअल एक्चुअल फ्लाइंग। वो ऐसे ही टेक ऑफ करेगा, आपकी ऐसी फीलिंग आएगी, आप ऐसे टर्न करेगा, वैसी फीलिंग आएगी, आपको ऐसा टर्न करेगा, वो है ज़मीन पे। हाँ, तो बट आपके आईज को लगेगा कि वो। हाँ, तो आपकी जितनी ट्रेनिंग है वो आजकल सिम, तो ऐसे हर मिशन की, हर उसकी तैयारी, पीपल नाउ प्रैक्टिसिंग ऑन सिमुलेटर्स। यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, टाइम, एफर्ट। उसमें अगर आप चाहते हो धुंध सिमुलेट करना, अगर आप चाहो बादल सिमुलेट करना, बारिश सिमुलेट करना, उनके क्या वेपन्स आ रहे हैं, दिस उनके ऑल्सो क्या। हैपेंस विद Su-30। So yes, we have Su-30 simulators also. Yes. अच्छा, so that means you can practice everything and you can get an actual feel। अच्छा सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज लॉजिस्टिक्स, जो पूरा It is one of the most important aspects. I'm happy that you asked this question. अगर आपको ध्यान हो, 1991 में गल्फ वॉर हुई थी। उसमें अमेरिका ने और नेटो ने हफ्तों लगा के पहले अपनी लॉजिस्टिक सप्लाईज एंड डिपोज सेट किए थे। तो अब अगर आपको ये पैकेजेस, ये जहाज सारे इंटीरियर्स में होते हैं जनरली। हाँ। इन ऑपरेशन दे गो टू द फ्रंट लाइन बेसिस। अच्छा। तो उन बेसिस में इन जहाज़ों के लिए जो जो सामान चाहिए, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे ऑयल्स हो, चाहे गैसेस हो, चाहे उनकी प्रोटेक्शन हो, चाहे उनके वेपन्स हो, उनकी रिपेयर फैसिलिटीज़ हो, वो तैयार रखनी पड़ती हैं। क्योंकि कल को अगर जंग होगी तब थोड़ा ना ये मूव करोगे। तो यहाँ ये सारा का सारा काम लॉजिस्टिक्स का होता है। तो उस बेस पे, उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म के लिए, अब अगर वो प्लेटफॉर्म नहीं आया, उसी पैकेज से कोई और 2-3 जहाज उसी के साथ वहाँ लैंड कर गए, उनको सपोर्ट करना है, तो उसके लिए क्या-क्या चाहिए हो सकता है। कइयों में नाइट्रोजन चाहिए होती है, चार्जिंग, ऑक्सीजन, कइयों में लिक्विड ऑक्सीजन होती है जहाज़ों में। उसकी जो स्ट्रक्चरल जो जैक्स होते हैं, उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम होता है, क्रेन्स वगैरह, वो अवेलेबल होनी चाहिए। फिर
दिस इज ऑपरेशनल पार्ट। उसके लिए में जो वेपन्स डलेंगे हम्म, वो वेपन्स उस थर्ड जगह पे भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वो जहाज उधर चला गया, वहाँ से लोड होके निकलना है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि बोले हमारे पास है ही नहीं हथियार। हम्म, तो ये प्लानिंग होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाए, ये भी हमेशा इसका जायज़ा लिया जाता है। तो लॉजिस्टिक्स में फिर उनका क्रू का रहना, खाना पीना, गाड़ियाँ, उनके लिए ब्लास्ट पेन, ताकि अगर एनिमी स्ट्राइक करे तो वो प्रोटेक्शन वाले हैं। ये तीसरी जगह की बता रहा हूँ। अपना होम बेस तो अलग है, हाँ, ये ऑपरेटिंग बेसिस जो रहते हैं, तो ये फॉरवर्ड बेसिस बोलते हैं इनको। तो अच्छा। उस फॉरवर्ड बेस में सारी तो जो तो जो एसेट्स आपने पीछे रखे हुए हैं वो इन वॉर मोड आगे आ जाते हैं हाँ, और फिर आपको तो उसको ये तो कंटिन्यूस। डे टू डे में यूज़ हो रहे हैं। हाँ, 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 फिर हाँ, वॉर मोड में वो जहाज चेंज होगा। चेंज होते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, उन जगहों पे पहले ही प्री प्रिपेयर्ड रखी जाती है। सप्लाईज आने पड़ेंगे। नहीं, पहले ही रखी जाती है। फिर ऑफ कोर्स जब ऑपरेशन स्टार्ट होती है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा रियल टाइम। उतनी यू नीड ऑयल, फ्यूल, गैसेस, यू नीड टर्न अराउंड, वेपन्स, रिपेयर फैसिलिटीज़। तो अगर जहाज डैमेज हो जाए, गोली वोली लग गई, जहाज वापस आ गया, उसको रिपेयर करना होगा। अनसर्विसिबिलिटी हो जाती है, उसको रिपेयर करना होगा। तो उस बेस में उस जहाज को रिपेयर करने के लिए क्या-क्या चाहिए, वो पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो यू आर ऑल्सो वॉर गेमिंग फॉर द वॉर गेम्स दैट आर क्रिएटेड कि भाई ऐसा होगा तो बेसिकली बिकॉज यू कैनॉट विन अ वॉर विदाउट द लॉजिस्टिक्स आप No, you cannot. You cannot. कैनॉट इवन सस्टेन अ लॉन्ग No, वॉर। cannot. You cannot. Logistics is the most important part. हर एक चीज़ में आप अपनी इंडस्ट्री में देख लीजिए, जी, जी, जी। आप बिजनेसेस में देख लीजिए, सप्लाई चेन आप पूरा। सप्लाई चेन ही अगर नहीं चल रही, तो हाउ डू ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये जो आपकी सारी जो चल रही हैं हम्म, कंपनीज, ये लॉजिस्टिक्स में तो चल रही। बिल्कुल एब्सोल्युटली हाँ, दे आर मास्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स। हाँ, करेक्ट। बट ये मतलब जब हम ट्रांसपोर्ट फ्लीट को देखते हैं तो क्या क्या काम होता है ट्रांसपोर्ट फ्लीट का ट्रांसपोर्ट फ्लीट, क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन हम फाइटर जेट्स को ही एयरफोर्स समझते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बट देर इज अ ह्यूज अमाउंट। अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्ट नहीं हेलीकॉप्टर। आप देखिए ना जो मतलब मूवीज वूवीज जैसे हम कॉमिक्स ग्लैम में सी वो तो कॉमिक्स में भी सिर्फ आपको जेट्स ही ग्लैमराइज, नहीं नहीं नहीं, वो हाँ तो ऐसे रहता है कि दे आर द बैकबोन। द ट्रांसपोर्ट फ्लीट इज द बैकबोन। इसी पे हर चीज़ राइड करती है, चाहे वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो, चाहे वो एवैक्स हो, चाहे वो आपके टेक्टिकल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, चाहे C-130 हो। अब अगर सूडान से लोगों को निकालना है या अफगानिस्तान से बगराम से लोगों को निकालना है, हमारे लोग निकाल के लाए हैं हाँ इंडियन। हाँ तो ये कौन जहाज करता है? ये ट्रांसपोर्ट जहाज करते हैं। अगर आपको कहीं सुनामी आई हो, उस रनवे पे अगर आपको जहाज उतारना है या आपको एड पहुंचानी है हम्म, इन ए प्लेस ऑफ अर्थक्वेक, हम्म। विच एयरक्राफ्ट विल गो? दीज एयरक्राफ्ट गो। तो एंड इट इज वेरी, Hercules and yeah, Globemasters। they are very very tricky aircrafts to operate in those conditions. And these aircrafts, आपने you have to I have flown, हाँ। तो you have to have ये they are different than the normal जो 7 see, कैसे अलग मतलब अलग अलग कैटेगरीज रहती हैं। मैं कैसे उदाहरण दूं आपको? हाँ आपकी बस की चेसी है, हाँ उस चेसी पे एम्बुलेंस भी बन जाती है और स्कूल बस भी बन जाती जी है। रोल अलग अलग है। हम्म तो एम्बुलेंस में स्कूल के बच्चे नहीं जाएंगे, हम्म ठीक है, और स्कूल के बच्चों की बस में पेशेंट नहीं जाएगा। हम्म बट जो बॉडी है वो तो सेम ही है, टाटा की हो या महिंद्रा की हो। हम्म तो ऐसे ही ये जो प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, हम्म इसको हम वेरिड रोल्स के लिए अडेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि रोल ऑन रोल ऑफ किट्स रहती है। तो अगर C-17 में पैसेंजर्स कैरी करने हैं तो उसमें सीट्स लग जाएंगी। C-17 में टैंक ले जाने हैं तो टैंक आ जाएंगे। C-17 को अगर असॉल्ट के लिए यूज़ करना है, असॉल्ट C-17, के लिए हाँ, C-17 को अगर पैरा जंप के लिए, तो उसमें पैरा ट्रूपर्स आ जाएंगे। C-17 को अगर कोई स्पेशल मिशन के लिए लेके जाना है, कच्ची पट्टी पे उतारना है, तो उसके लिए अलग, लद्दाख लद्दाख में हाँ जो हाँ। तो प्लेटफॉर्म वही है, हाँ बट उसके रोल्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग दिन अलग हाँ, असॉल्ट के लिए असॉल्ट मतलब उसके अंदर
असॉल्ट लैंडिंग कहते हैं हम उसको, हाँ कि आप अपने पैराट्रूपर्स, गन्स, कॉम्बैट लोगों को एक छोटी अनप्रिपेयर्ड पट्टी पे हाँ 3-4 हज़ार फीट कच्ची हाँ अपना इसको उतार के जहाज को, दे गेट डाउन, हाँ दे encircle the place, हाँ and then this aircraft flies out, and then rest of the people, or it can go and airdrop these people. So एंटायर लोड लोड, हाँ, हवा से ही, इंक्लूडिंग योर टैंक्स और टैंक्स वैंक्स सब एयर ड्रॉप हो जाते हैं। बाप तो रे देन दे टेक ओवर दैट होल। तो ये जो रोल्स हैं, गनशिप्स हैं हमारी हेलीकॉप्टर्स की, हमारे पास मी-25 मी-35s हैं, अभी अपाचीज हैं, तो दे आर वेरी पोटेंट वेपन्स कैरी करते हैं। हेलफायर मिसाइल्स हैं इनके पास, रॉकेट गन्स हैं। तो ये बेसिकली शॉर्ट रेंज में आर्मी के सपोर्ट में, टैंक वॉरफेयर में ये बहुत काम लाजवाब चीज़ें हैं। तो दे डिनाई द एनिमी फोर्सेस टू मूव अहेड, एयर से ही उनको रोक के रखती है। तो बहुत एंड रोल्स टू हैं। ड्रॉप समवन बिहाइंड एनिमी लाइंस यस, आल्सो वी ड्रॉप। सो इसमें हमारे पास क्या क्या फ्लीट है इन दिस ट्रांसपोर्ट फ्लीट सी वी हैव प्योर कम्युनिकेशन के लिए टुडे वी हैव एवरोज एंड डॉर्नियस। AN-32s कैन डू, बिकम ओल्ड नाउ, बट दे कैन डू ऑल द रोल्स, चाहे पैराड्रॉप हो, चाहे असॉल्ट लैंडिंग हो। एंड AN-32s आर यूज्ड फॉर, बट उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट्स अराउंड 5 टन्स, 4 to 5 टन्स इट कैन कैरी। फिर जो बीच की क्लास है अराउंड 20 टन्स, दैट इज़ C-130। तो उसके ऊपर फिर IL-76 आता है विच कैन कैरी अराउंड 40 टन्स। उसके ऊपर आता है C-17 विच कैन कैरी अराउंड 70 टन्स। तो दीज आर दी क्लासेस विच IAF हैज। एंड इसके बियॉन्ड भी होता है मतलब होते हैं बड़े बड़े, जैसे आपने सुपर हरक्यूलिस वगैरह AN-124 देखा होगा आपने, एंटनो C-5s हैं अमेरिका के पास। हाँ 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 हाँ, तो दे आर ह्यूज प्लेटफॉर्म्स। इसके C5 इस वो जो ऐसे मुंह से खुल जाते हाँ, गैलेक्सी वाले, हाँ, तो हैं सुपर गैलेक्सी हाँ हाँ, तो वो हैं। तो सो अगर सर मतलब एयरफोर्स के एसेट्स को क्वालिफाई करना होगा, क्लासिफाई करना होगा, तो वी हैव हेलीज, वी हैव द ट्रांसपोर्ट फ्लीट, फिर यू हैव फाइटर जेट और फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स में तो यही है। देन वी हैव अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ओके तो उसमें ड्रोन्स ड्रोन्स हैं, एक्सेट्रा। हैं। बस यही है हमारे पास। उसके बाद एयर डिफेंस भी तो तो उड़ने वाले, हवा में उड़ने के लिए नहीं है। हाँ बाकी तो बहुत चीज़ें हैं। देन यू हैव रडार्स, यू हैव मतलब एक बार ना मतलब एक मैं कैसे जा रहा हूँ लाइक अ स्टूडेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड द एंटायर पिक्चर, मैक्रो पिक्चर क्या क्या मतलब हु ऑल आर पार्ट ऑफ द इंडियन सी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मैन पैड्स होते हैं सबसे पहले। ह्यूमन बींग्स कैरी शोल्डर फायर्ड, तो उसमें वी डिप्लॉय इन द फ्रंट लाइन बेसिस। तो उसमें क्या रहता है कि बंदा रहता है, ही इज ट्रेंड टू डिटेक्ट एंड स्पॉट द एरोप्लेन्स। अच्छा तो उसके पास एक शोल्डर फायर्ड वो रहती हैं, उसको मैन पैड्स बोलते हैं। अच्छा तो वो अपना शोल्डर फायर से ही कैन टेक आउट द एनिमी। हम्म, उसके बाद उसके पीछे रहते हैं हमारे पास जो शॉर्ट रेंज के हमारी गन्स रहती हैं, उसके पीछे लॉन्ग रेंज गन्स रहती हैं, उसके पीछे रडार्स रहते हैं, उसके पीछे फाइटर जेट्स रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एयर डिफेंस के लिए यूज़ होती हैं। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द एयरफील्ड और दैट VAVP। तो उसमें यू हैव टू कीप दीज थिंग्स। तो अब एनिमी का एयरक्राफ्ट आया, तो सबसे पहले उसने रडार ने डिटेक्ट किया, तो लॉन्ग रेंज गन्स विल फायर। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई, और पास आ गया, तो शॉर्ट रेंज गन्स विल फायर। और पास आ गया तो फिर मैन पैड्स आर देयर। और अगर ऊपर ही आ गया तो हमारे जो फाइटर्स हैं जो ब्लास्ट पैन में खड़े रहते हैं, वो उड़ के फिर उसको हवा में एंगेज करेंगे। तो एट एवरी स्टेज रेंजेस आर फिक्स्ड के इस रेंज तक ये उसको टैकल करेगा, उसके बाद आया तो इस रेंज तक ये टैकल करेगा, उसके बाद पास आया तो ये चीज़ टैकल करेगी। एंड में अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हमारे अपने जहाज़ उड़ेंगे और उसको डिनाई करेंगे कि वो एयरफील्ड पे आके अटैक करे। और अगर वो गलती से कर भी गया, फिर अगर वो करके वापस जा रहा है, तो हंट डाउन करेंगे फिर उसको फिर कैसे इस रेंज तक ये एंगेज करेगा, इस रेंज तक। अगर वो कहीं गलती से कहीं से आ गया हम्म आपके टेरिटरी में, हम्म तो फिर उसको वापस नहीं जाने देना चाहिए। तो उसके ऊपर टैक्टिक्स हैं। तो ये सरल भाषा में दैट इज ऑल इट इज। सो ये वाला पार्ट हो गया आपका एयर डिफेंस। सेकेंड पार्ट इज
जो फाइटर जेट, थर्ड पार्ट इज जो आपने बताया ट्रांसपोर्ट फ्लीट, इसके अलावा सर हेलीकॉप्टर्स हेलीज। हेलीकॉप्टर्स बोथ इन सपोर्ट रोल एंड ऑफेंसिव रोल काम करते हैं. तो हेलीकॉप्टर्स ऑल्सो आर इंटीग्रेटेड, दे कैरी ट्रूप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. हेली ड्रॉप भी करते हैं. अगर आपको 20-25 आदमी स्पेशल ऑप्स के लिए चाहिए तो हेलीकॉप्टर जाके उनको गिरा देंगे. यू डोंट हैव टू सेंड अ बिग C-130 और एन AN-32 टू ड्रॉप. तो हेलीकॉप्टर्स क्या बोलते हैं, इवैक्यूएट करते हैं. अगर कोई पायलट इजेक्ट कर जाए तो उसको उठाने के लिए हेलीकॉप्टर जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर्स का रोल, एंड दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑपरेशंस. तो सारी जो फ्लीट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस. तो जो हमारे एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, जो एवैक्स हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एवरी, दे आर बेस्ड आउट ऑफ IL प्लेटफॉर्म. तो वो भी हर मिशन के पार्ट होते हैं. तो इट्स ए कंबाइंड. सिनर्जी। और ये तीन जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पार्ट है, ये कैसे सिनर्जी में आते हैं? आर्मी नेवी एयरफोर्स या ये क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली इन दी। नहीं, ऐसा नहीं है. ट्रेनिंग इकट्ठी होती है. एयरफोर्स डज द ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी. अच्छा, So the army people are pilot training is done by the Air Force. The helicopter flying of the army is the Air Force trains. उनका बाद में they have their own this thing, because we can't train. ऐसे naval pilots and naval instructors come to the Air Force for training. तो services are integrated. Then हमारी joint exercise होती रहती हैं. The tri services exercise take place. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये थिएटराइजेशन की बात हो रही है ना. हाँ, व्हाट इज दिस कंसेप्ट सर? theaterization. मतलब हाउ विल, मतलब एज अ सिविलियन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैसे हमें चेंज होता हुआ दिखेगा. दूसरा, वॉर में ये कैसे चेंज होगा? लेट्स से दिस ऑप सिंदूर, ये फिर थिएटराइजेशन के बाद होता नहीं, उसमें हाँ, और क्या मॉडिफिकेशंस आती विजिबल, मैं ये पूछ रहा हूँ. में ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल अलग है. उसमें एक थिएटर कमांडर होगा. सारे एसेट्स उसके नीचे आएंगे. आर्मी, एक थिएटर कमांडर, हाँ, उसके नीचे उस जोग्राफिकल एरिया के सारे एसेट्स उसके नीचे आएंगे. ही विल हैव एडवाइजर फ्रॉम आर्मी नेवी एयरफोर्स. ही विल बी प्रेजेंटेड द प्लान्स कि हम, तो उस कमांडर के नीचे उसकी पावर है कि वो कैसे एनिमी को एंगेज करे. सिंपल टर्म्स में ये है. अब इसमें दिक्कत ये आती है कि आर्मी नेवी तो ठीक है, बट जो एयर एसेट्स हैं दे आर लिमिटेड इन नंबर. So it is unwise to wind and put all the air assets geographically under one commander, wherein they may be required. एल्सवेयर. So these can quickly move from one side to the other side. एयर पावर का सबसे बड़ा So, बेनिफिट ये हाँ, है. ये है. तो ये जो ये है पार्ट के, इसकी जो रैपिड डिप्लॉयमेंट है उसको लेके कई सारी वॉर गेमिंग डिस्कशंस, डिबेट्स चल रही है. हाउ टू हैव दिस पार्ट, क्योंकि एसेट्स की कमी है. हाँ, तो फ्लेक्स इतने तो है नहीं हमारे पास. 42-50 स्क्वाड्रन्स हैं. हाँ. तो 5-7 स्क्वाड्रन्स इस कमांड को दे दिए, 5-7 उसको दे दिए, उसको ऐसे तो है नहीं हमारे हाँ. पास. तो लिमिटेड है. हाँ. एंड थ्रेट कहीं से भी आ सकता है. तो अगर थ्रेड पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हाँ, चाइना है, सब हाँ, है. तो कहीं से तो उनको बांध के एक जगह नहीं रख सकते. तो दीज आर यू कैन नॉट प्रिडिक्टिबली से कि इतने को स्क्वाड्रन्स यहीं रहेंगे. हाँ. प्लस जो एयर मोबिलिटी के प्लेटफॉर्म्स हैं, C-17, C-130, अवैक्स, रिफ्यूलर्स, वो लिमिटेड ही हैं. हाँ. तो उनको भी हम बांध नहीं सकते एक जगह. तो ये सारी लिमिटेशन किसी कमांड को इंडिविजुअली नहीं दे सकते, दे एक सकते. एक थिएटर को. हाँ. तो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हुए कि अगर ये थिएटराइजेशन होती और ऑप सिंदूर होती तो क्या होता करके, तो इतना बड़ा तो थिएटर होता ही नहीं. पहली बात कि लेह लद्दाख से लेके और गुजरात तक, यू नो. सिंगल थिएटर होगा ना पाकिस्तान के लिए तो. हाँ, उसमें फिर इंटरफेस होती. तो कुछ नेवी का भी भाग होता है गुजरात साइड पे. हाँ, हाँ, हाँ. कुछ तो द इशू इज इंटर थिएटर इंटरऑपरेबिलिटी. मतलब इस थिएटर के एसेट्स इस थिएटर में जाएं, उस थिएटर के एसेट्स इस थिएटर में आए, ये दोनों मिल के लड़ें. तो इस चीज़ों पे अभी काम चल रहा है. और ऐसा नहीं है कि हर जगह सक्सेसफुल हुए हैं थिएटर्स. तो उनकी लिमिटेशन अपनी है. बट जनरली फायदा कैसे रहता है जैसे आज के डेट में, आज के सेटअप में? मेरे को ऐसे समझाइए ना, मतलब बिल्कुल बेसिक मुझे समझ नहीं आ रही है. क्योंकि थिएटर में बोला है कि यार हम कम एसेट्स
यूज करेंगे, हम कम चीजें डिप्लॉय करेंगे, मतलब पार्टली ट्रू है ये स्टेटमेंट, डुप्लीकेशन कम होगा। पार्टली ट्रू है, इट इज नॉट 100% ट्रू स्टेटमेंट। और जो उसमें आपने एक पॉइंट बोला वो उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है कि आप चीजों को एक जगह बांध दोगे तो आपकी ये सिर्फ प्रेडिक्टिव। बाकियों के लिए नहीं, सिर्फ एयर एसेट्स के लिए मैं कह हाँ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि वो लिमिटेड है नंबर में। सी और आप उनकी मोबिलिटी बहुत आप कुछ है। देखिए ना, हाँ। सी जो थिएटर कमांड है इनवेरेबली हम्म, आर विद दोज कंट्रीज जिनका जोग्राफिकल एक्सपेंस बहुत बड़ा है, जिनके अंदर वेरिड टाइम जोन्स हैं। सो बीट रशिया, बीट चाइना, बीट यूएस, इन कंट्रीज में थिएटर कमांड्स हैं। बट भारत में तो एक ही टाइम जोन है। तो भारत में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कि हमारे नॉर्थ में और हमारे वेस्ट में जो एडवर्सरी है, एंड विद राइज ऑफ थ्रेट्स फ्रॉम सी ऑल्सो नाउ, वी हैव टू लुक एट द कोस्टल रीजन ऑल्सो, बिकॉज अगर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे अभी आपने देखा वेनेजुएला में द वे द चाइनीज नेवी इज ग्रोइंग, अगर वो अपना फ्लोटीला लेके पहुंच गए इंडियन ओशन में, तो हाउ विल यू डिफेंड? ये सारी चीज़ों को स्टडी किया जा रहा है इस वक्त। दैट इज वाई इट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। वी डोंट वांट टू पुट अ सिस्टम इन हेस्ट। जो आज का सिस्टम है हाँ, उसके फायदे क्या है? अभी क्या है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, हाँ, अब हर चीज का फायदा और नुकसान है। हाँ, मतलब अगर तेरे को पैदल जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर, तो उसके भी फायदे हैं, उसके भी नुकसान नुकसान भी है। है ना? एक्सरसाइज हो जाएगी बट टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ, ये है। हर चीज़ में लाइफ में एक ट्रेड ऑफ होता है। जी, तो ये ट्रेड ऑफ किस एक्सटेंट तक करना है, ये आपके उस स्टेज के लिए डिपेंड करता है। मेनी टाइम व्हेन यू हैव एट लेजर, जैसे कि यार चल 20 मिनट का रास्ता है, मैं पैदल ही चला जाता हूँ। कई बार टाइम बहुत कम होता है, बोला मैं स्कूटर पे चला जाता हूँ। और भी जल्दी है तो बोला मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। हम्म, तो उसी चीज़ के लिए हाउ डू यू रिएक्ट एज पर द सिचुएशन, ये अभी ये बेनिफिशियल है इस वक्त, बिकॉज हर सर्विस की अपनी कोर कॉम्पिटेंसी है। उस सर्विस का कितना पार्ट आपको लेना है अपने साथ उस मिशन के लिए, उस एक्सरसाइज के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। बट अगर ये सारे असेट्स एक जगह मिल गए एक जगह पे, अब उस कमांडर के हाथ में है। ऐसा हो सकता है कि ये जो असेट्स हैं आपके पास, इतनी की आवश्यकता ना हो, बट ये यहीं बंद गए आपके साथ। एंड जोग्राफिकली टू मूव नेवी एंड आर्मी इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो ये कि लिमिटेशन है थिएटराइजेशन की। एंड ये जो लिमिटेशन है, ये कहीं ना कहीं इस वक्त इसकी वो किए जा रहे हैं। तो वी मे नीड मोर पीपल, वी मे नीड मोर लॉजिस्टिक्स। अभी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंबाइन हो चुकी हैं तीनों सर्विसेज के लिए, जैसे प्रिक्योरमेंट्स कहाँ गए हैं। अब कॉमन चीज़ें हैं, आर्मी भी चेतक चीता उड़ाता है, नेवी भी चेतक चीता उड़ाती है, एयरफोर्स भी चेतक चीता उड़ाती है। अब सब आर्मी ब्रह्मोस की मारते एजुकेशन सेम है, इंटेलिजेंस सेम है, म्यूज़िक, इन सारी सर्विसेज का कंबाइन हो रहा है अभी। तो एजुकेशन कोर्स कंबाइन हो रही है तीनों सर्विसेज की। तो जो नॉन ऑपरेशनल चीज़ें हैं वो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं उस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एंड इट्स अ राइट स्टेप इन माय ओपिनियन, वेयर इन वी आर नॉट हरिंग थिंग्स अप कि हमें कल ही कर दें। कल ही करना है। उसमें जैसे मैंने आपसे भी एक डिस्कस एक चीज के ऊपर डिस्कशन हो। डिस्कशन हो रहा है, तीनों सर्विसेज के लोग बैठ रहे हैं, इसके फ़ायदे हैं, इसके नुकसान हैं, इधर ये पिटफॉल हो सकता है, इसको हम इतना नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे। सो अगर एक्स कमांड है तो उसमें हम, ऐसा नहीं है कि जो वाई कमांड में चाहिए एग्जैक्ट थिएटराइजेशन हम नहीं करेंगे, हम कुछ कुछ चीजें अपने, हाँ, क्योंकि हमारे पास कस्टम ना मेड कर उतना रहे हैं। कस्टम मेड है। तो इन शॉर्ट दैट इज द आंसर आई कैन गिव। सर व्हाट इज द एक्सपीरियंस टू फ्लाई, मतलब हाउ डज इट फील? कहावत है ना कि मैन कैन रन लाइक एन एनिमल, हाँ, मैन कैन स्विम लाइक अ फिश, बट मैन कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड। आप दौड़ सकते हो, हाँ, आप पानी में तैर सकते हो, हम्म, बट आप हवा में नहीं उड़ सकते पक्षी की तरह। सो व्हेन यू फ्लाई, बॉडी पे ना एक अलग तरह की फोर्सेस काम करती हैं। यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट मशीन, एंड your sensory things, how should I explain? The gravitational force that works on your हाउ मच body. जी, कितना जी?
अलग अलग रहता है. जी forces are, ranging. Human body can take about 5G, 6G, हम्म, but with pressure suits you can go up till 7G, 8G. तो उतनी अगेंस्ट ग्रेविटी आपको बॉडी को काम, तो इट मीन आपका जो वजन है अगर 2G है, हम्म, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर 2 गुना भारी हैं. हम्म, आपको हाथ उठाने में जो वो 2 गुना ज़्यादा लगेगी. अगर 4G है तो आपको अपना वजन 4 गुना 4 ज़्यादा गुना. लगेगा. तो उससे क्या रहता है कि आपके जो हेड के अंदर ब्लड है हम्म, वो आपके पैरों में जाना शुरू हो जाता है. तो आदमी धीरे धीरे, क्योंकि वो नीचे को खींचती है हर चीज़, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ से ब्लड सप्लाई कम होनी स्टार्ट होती है वो ब्रेन एंड आइज से कम होना स्टार्ट होते हैं. तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रे आउट. मीन्स हम सबकी पेरिफेरल विजन है. मैं अभी आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, बट आपको ये भी दिख रहा है, आपको लाइट भी दिख हाँ रही है, हाँ सब. हाँ सो दिस इज पेरिफेरल विजन. हाँ. तो जब जी खींचते हैं तो पहले पेरिफेरल विजन खत्म होनी शुरू होती है. अच्छा हल्की तो हल्की. हल्की हल्की वहाँ ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर और ग्रे होना, फिर आप एक ऐसी स्टेज आएगी आपको ये दिखना साइड का बंद हो जाएगा, सिर्फ फिर एक सीधा ऐसी देख. स्टेज आएगी आपको आगे का भी धुंधला दिखना स्टार्ट. फिर लास्ट स्टेज ऐसी आती है उसको ब्लैकआउट बोलते हैं, कि आपको टोटली दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि द कंप्लीट ब्लड हैज़ गॉन आउट ऑफ योर ब्रेन एंड आइज टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो उसको ब्लैकआउट बोलते हैं. तो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए वी दी पायलट्स वेयर द जी सूट्स. उसमें आपने जैसे ब्लड प्रेशर में ऐसे वो करते हैं तो वो डालते हैं ना एक पंप, तो ऐसे हर पायलट के ओवरऑल के ऊपर आप देखेंगे वो एक सूट सा रहता है, उसमें से केबल निकल रही होती है, वो कनेक्ट करते हैं. सो दैट पंप्स. तो उससे योर ब्लड आर्टिफिशियली इज पम्प्ड इन योर लेग्स एंड थाइज एंड यू नो एब्डोमेन. तो उससे यू आर एबल टू सस्टेन मोर ग्रेविटेशनल फोर्स. तो उसको जी से विदाउट द सूट वो तो नहीं हो पाएगा नहीं, मतलब. विदाउट द सूट. एट मैक्स कितना हैंडल कर पाते हैं मतलब बट 5G is the maximum which विदाउट द without suit, and with G suit another about 2G more. 7G. हाँ, तक हो जाता है. With उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए. यू नीड प्रैक्टिस, यू हैव टू बी इन द बॉडी बेस्ट पे ऑफ. क्या इम्पैक्ट होता है मतलब बहुत जैसे ज़्यादा यू फील एक्सट्रीमली टायर्ड, drained out after a high G sortie. You do a lot of aerobatics, loop, barrel roll, spin, pull up sorties. तो उसमें क्या रहता है कि सारा ब्लड बार बार ऊपर नीचे होता है बॉडी के अंदर. यू टर्न आउट, फिर ये रहता है. देन देयर समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव जी. इसका रिवर्स होता है. मतलब आप जब इन्वर्ट करते हैं जहाज में, तो सारा खून अब पैरों से सिर में आना स्टार्ट हो जाता उत्तरी. है. तो जब आप इन्वर्ट करते हैं जहाज को, आपने देखा होगा ऐसे उल्टा उड़ रहा हाँ है. उल्टा ऐसे हाँ, तो उसमें जैसे आपको जायंट व्हील में फीलिंग आती है, या आप जब लिफ्ट रुकती है तो ऐसे धड़कन बढ़ती है तो दिल मुंह में आता है, हाँ तो वो वाली फीलिंग आती है. तो उसमें देन यू इन्वर्ट योरसेल्फ. उसके अंदर एक अनदर टर्म इज कॉल्ड रेड आउट. तो सारा खून आंखों में आना शुरू हो जाता है, तो आपको सब चीज़ लाल लाल दिखनी शुरू हो जाती है, उत्तरी. क्योंकि वो ब्लड इज नॉट मेंट टू कम इनटू योर आइज, हाँ बट इट इज कमिंग इनटू योर आइज. हाँ. तो वो फिर उसको रेड आउट बोलते हैं. तो उसकी भी लिमिट है, वो कम होती है, -2G. दूसरी +G होती है, क्योंकि उसको डायरेक्शन इज ऑपोजिट. दैट इज तो व्हाई माइनस. माइनस. तो उसकी बॉडी लिमिट इज अबाउट -2G. तो उससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी कैन नॉट टेक, फिर आप कॉन्क आउट हो जाओगे. तो इन एक्सरसाइजेज एंड कॉम्बैट यू कीप योर सेल्फ इन दी ह्यूमन लिमिट. बट ये चीज़ें जो 6th जनरेशन फाइटर आएगा उसमें नहीं होंगी, क्योंकि उसमें पायलटलेस है. तो ये जी का जो लफड़ा है, जो आप क्वेश्चन है ये लफड़ा है. ह्यूमन के ह्यूमन इट्स लिमिटेशन. लिमिटेशन है. तो कुछ लिमिटेशन मशीन की होती है, वो उससे ज़्यादा जी नहीं ले पाएगी तो विंग ही टूट जाएगा. इट इज़ नॉट डिजाइंड टू एंडलेसली टेक प्रेशर्स. इट इज़ अच्छा नॉट ह्यूमन. द मशीन इज ऑल्सो टेकिंग दैट प्रेशर. अच्छा. मशीन में जो विंग्स हैं, एयरफ्रेम है, आपकी टेल है, आपके जो एलेरॉन्स हैं, रडर्स हैं, हाँ तो आप जब जहाज खींच रहे हो हाँ. तो उसके ऊपर भी तो उतनी फोर्स लग रही है ना. पायलट के अलावा तो मशीन है वो तो. अब अगर आपका मैं हैंडल ही ऐसे रोज मोड़ना शुरू करूं, ट्वाइस द स्ट्रेंथ, 3 टाइम द फोर स्ट्रेंथ, 4 टाइम द फोर स्ट्रेंथ, तो वो भी तो ब्रेक 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 ब्रेकिंग तो पॉइंट होएगा ही आएगा. ना. हाँ हाँ. उसकी एयरफ्रेम की भी लिमिट होती है. तो यू हैव टू फ्लाई बिटवीन ह्यूमन लिमिट, मशीन लिमिट, एयरफ्रेम लिमिट. तो ऐसे होता है.
आप ये कह रहे हैं कि यू कैन नॉट एंडलेसली, तो मतलब एक मिनट, तो लेट्स से सर, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ रफाल फाइटर जेट और Su-30, तो हाउ लॉन्ग कैन यू फ्लाई ह्यूमनली पॉसिबल, एज अ ह्यूमन, एज ह्यूमन अ एयर फ्रेम सी लिमिटेशन, उसमें क्या रहता है, या कोई सो पाकिस्तान का ले बाय लीजिए। बाय refueling, हाँ, the you can fly for 9 hours, 10 hours also 10 घंटे कंटिन्यूस, continuous. मतलब Pilots बॉडी अलाउ करती है बट उसमें मैनूवर्स नहीं हो रहे ना, यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम स्ट्रेट? वन प्लेस टू द अदर. हाँ, तो उसमें यू हैव टू डिप्लॉय समवेयर और यू अच्छा हैव टू अच्छा गो अच्छा फ्रॉम अच्छा। वन प्लेस. हाँ, बट सो यू ट्रैवलिंग स्ट्रेट टू अ, मे बी हाँ, ट्रैवलिंग लॉन्ग हाँ, डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंसेस तो वो रहते हैं. बट टिपिकल सॉर्टीज ड्यूरेशन आर जनरली अबाउट 45 मिनट्स, 1 hour, 1 hour 15, 1 hour 20, 1 hour 25, बस ऐसे ही रहती हैं टिपिकल सॉर्टी ड्यूरेशंस. तो उतने में यू गो एंड जिसमें आप कम. सारे मनूवर्स कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, तो इतनी रहती हैं. क्योंकि उसके बाद क्या मतलब ब्रेन और बॉडी फटीग। नहीं, इमीडिएटली नहीं होता. सी इट इज़ ऑल प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू आर इन टच, द मोर दिस थिंग, द लेस यू फील. The less you are flying, the less you are, physically fit, the less you are this thing, the more fatigue you feel. तो it is like रनर है, वो रोज भागता प्रैक्टिस है. की बात है। हाँ, तो वैसे ही है. सर हमारे पास क्या सिस्टम्स गोइंग फॉरवर्ड रहेंगे, जैसे Su-30s हैं, तेजस, रफाल, मतलब। See, long term plan ये है, हम्म, we should be looking at Tejas Mark 1A, हम्म, Mark 2, MRFA जो रफेल्स वाले जो 4.5 जनरेशन है, हम्म, M का जो 5th जनरेशन आएगा भारत का, ओके, and as long as we can take on Su-30s. बाकी जहाज से अभी Jaguars should go off in next about 6 years, हम्म, 6 to 7 years. हम्म, Then MiG-29s and Mirage 2000s have also got old, so they'll also get phased out. In transports, AN-32s have got old, so हम्म। they'll go. The IL-76 have got एक तो old. नया डील हुआ ना इसका टाटा। वो जो एयर टू एयर रिफिलिंग्स के लिए, हाँ, वो Israelis are going to make on Boeing 767s, the new air to air refuelers. तो वो अभी चल रही है बातचीत, तो करेंगे. एंड वी हैव गॉट, जब एयर इंडिया डिसइन्वेस्ट हुआ था, तो वी हैव गॉट सम यूज्ड बोइंग, सॉरी, एयरबस 321s. तो उसको भी HAL एंड DRDO will manufacture and modify into airborne early warning aircrafts. So these are the pipelines, this thing, and this is how I see in the next 10 to 15 years, this would be the inventory of the IAF. इन्वेंट्री मोस्टली मतलब MK1 MK2 हाँ, तेजस मार्क तेजस। 1, मार्क 2, हाँ, रफेल्स, हाँ, Su-30 हाँ, एंड एम का आम 5th का, जनरेशन. आम अगर हम का। बाहर से लेते हैं तो अलग बात है, हम्म। अगर हम अपना बन जाता है तब तक तो अलग है. और व्हाट डू यू थिंक, योर पर्सनल एनालिसिस, नॉट IAF नथिंग, क्या आपको लगता है कि अभी एक गैप है फिफ्थ यस, जनरेशन? है, गैप है, क्योंकि ऑफिशियली हमने 2035 बोला है. तो 2035 से स्लिप भी हो सकता है, जो कि करीब 10 साल दूर है यहाँ से. तो जो हमारे नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एडवर्सरी हैं, उनके पास वो होगा। होएगा. तो उसमें हमारे को ये जो गैप है, इसको ब्रिज करना पड़ेगा. J-20 300 हो चुके हैं चेंगडूस। हाँ, तो वो हमारे को ऑफ द शेल्फ कुछ लेने पड़ेंगे मेरी समझ से, क्योंकि जब तक उससे क्या हेल्प होगी कि हम जो भी लेसन्स लेंगे, चाहे एयर क्रू हों, चाहे ग्राउंड क्रू हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, चाहे सपोर्ट सर्विसेज हों, चाहे मेंटेनेंस हो, उनको जो ये लर्निंग मिलेगी 5th जनरेशन को हैंडल करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम अपने जो 5th आमका जनरेशन में। प्रयोग हो सकती हैं. हम्म, तो दी लर्निंग इज़ ऑलवेज ईजियर. अगर आप गाड़ी चला रहे हो कोई भी, और उसके बाद आप नई गाड़ी लेते हो, तो इट इज़ ऑल द मोर ईजियर. हम्म, और अगर आप मतलब स्ट्रेट अवे एडवांस चीज़ में जाते हो, तो ट्रांजिशन फॉर एवरीबडी yeah, इज लिटिल डिफिकल्ट. because you are inventing everything, हाँ, इन्वेंटिंग मतलब, you are inventing the wheel again, ये हाँ, वाली बात है। इन्वेंट नहीं, इतना वो नहीं है, मतलब कि टोटली नहीं है, बट टेक्नोलॉजी उसको सस्टेन करना, ऑपरेट करना, मेंटेन करना, इंटीग्रेट करना, कैलिब्रेट करना इकोसिस्टम बन जाएगा। बन जाता है. तो Okay. दैट इज माय टेक. हाँ, सो इन दैट केस व्हाट वुड, मतलब ये प्रिडिक्टेबल एनालिसिस है, दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल, तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि विच विल वी बाय ऑफ द शेल्फ? सी अभी नहीं पता. अगेन पॉलिटिकल, अगेन कितना पैसा नहीं, है. सबको इसको बिहाइंड द सीन, मतलब मैं कह रहा हूँ
इ से हमने आज तक भारत ने कभी भी अमेरिकन जेट्स नहीं लिए जी, फाइटर्स। जी। तो वो बैकग्राउंड में रखते हुए एंड जो अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और जो ग्लोबल फीडबैक है उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक सो आज की डेट में सू-57 वुड इमर्ज एज़ ए बेटर बिगर ऑप्शन कंट्री बे बे फॉर अस। उसमें क्या है कि हम रशियन प्लेटफ़ॉर्म्स, रशियंस आर मोर रिलायबल, हुँ, रशियंस हैव ऑलवेज़ हेल्प्ड अस, चाहे वो ब्रह्मोस रही हो, चाहे हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर्स रहे हों, चाहे हमारे जो भी सपोर्ट सिस्टम है, रडार सिस्टम्स हैं। हुँ, तो इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेस हैव प्राइमरली यूज्ड रशियन हार्डवेयर। हुँ, तो उनकी इंटीग्रेशन, उनका जो सपोर्ट सिस्टम है, हुँ, दैट इज़ मोर रोबस्ट फॉर आवर ऑपरेशंस। हुँ, एंड उसमें अगर ये जुड़ जाता है हुँ। फॉर दैट स्टॉप गैप, बट फ्लिप साइड ये है कि इन्होंने खुद ने ही इतने ज़्यादा नहीं बनाए अभी, हैंडफुल ही है इनके पास भी। हाँ, हाँ। कहीं कॉम्बैट में बारिंग सीरिया एंड आई वाज रीडिंग सम अदर प्लेसेस, ये यूज़ ही नहीं हुआ अभी तक। वेयर एज F-35s आर वेरी एक्सपेंसिव, वेरी 180 जहाज शायद साल के प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। हुँ, 2 एयरक्राफ्ट्स पर डे दे आर प्रोड्यूसिंग हुँ, F-35। हुँ, तो उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं, 8 कंट्रीज़ में पार्ट्स बन रहे हैं फॉर F-35s। द स्केल एट व्हिच दे आर प्रोड्यूसिंग द अमेरिकन्स इज़ समथिंग fascinating। तो हमारे को अब वो कितने दे पाते हैं, कब दे पाते हैं, और हर कोई एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं देता, 1 या 2 डाउन देता है। उसमें क्या-क्या चीज़ें वो देते हैं हमारे को, वो अ, किस हद तक हमारी चीज़ों के साथ जो मेड इन इंडिया है या हमारे इंटीग्रेट होती हैं, नहीं होते हैं। एस-400 भी है। हाँ, तो तुर्की तुर्की इसी में फँसा है ना सर, वो एस-400 भी उसने खरीद लिया था और उसको एफ-35 भी नहीं मिला। हाँ, तो ये बड़े इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। द वेपन प्रोक्योरमेंट, इंटीग्रेशन, परचेज़, मेंटेनेंस इज़ एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो इट अपीयर्स लोग ऐसे जिनको कोई आइडिया ही नहीं है, जो ज़िंदगी में जहाज देखा ही नहीं है, हुँ, वो थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़ के फिर वो कमेंट करने लग जाते हैं, क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो आई वुड थ्रू योर चैनल आई वुड लाइक टू टेल देम कि everything is time consuming, all options are always weighed, all options are always on the table, and it is at that stage, उस वक्त पे लोग लॉट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं कि 2015 में हम ने जब रफाल खरीदे तो उस टाइम ही क्यों नहीं ज़्यादा 126 क्यों नहीं खरीद लिए, खरीद हाँ हाँ, 36 ही क्यों लिए, हुँ, अब उस टाइम सस्ते थे, अभी इतना महंगा दे, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, लोग हाँ, बट पूछते उस हैं। टाइम में 36 क्यों खरीदे थे? 2015 में जो भारत की छवि थी हुँ, और जो 2026 में भारत की छवि है, हुँ, उसमें काफ़ी अंतर है। हुँ, उस टाइम पे जो मेरी जानकारी है या समझ है कि कॉस्ट को लेके, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके, जो इंटीग्रेशन की जो चैलेंजेस हैं, सपोर्ट सिस्टम के जो चैलेंजेस हैं, ऑफसेट्स के जो चैलेंजेस हैं, उसमें कहीं न कहीं पूरी तरह से सहमति नहीं बनी थी। और उस टाइम पे गैप था तो हमने स्टॉप गैप करके भर 2 लिया। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 36 जहाज़ खरीद लिए। हुँ, अब जब हम दोबारा टेबल पे बैठेंगे, हुँ, अगले महीने फ्रेंच प्रेसिडेंट आएँगे, हुँ, उससे पहले जो डील की बात हो रही जो कि है, डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत सुन चुके हैं। तो उसमें अब भारत की छवि अलग है हुँ, ऑप हुँ, सिंदूर के बाद। हुँ, अब फ्रांस को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ ए पार्टनर हुँ, नाउ, हुँ, हुँ। इट वाज़ अदर वे सेम गोज़ आउट अराउंड, फॉर यूके। यूके। अब भारत जो चीज़ें रखेगा हुँ, टेबल पे कि मुझे ये हुँ, वो जो 2015 में रखी थी उससे अलग होंगी। हुँ, वो जो देंगे, जो 2015 में चीज़ें मना करी थी शायद वो अभी दे दें। हुँ। तो ये सारे और फैक्टर अगर हैं। वो चीज़ें दे दी तो नंबर बड़ा भी हो सकता है। हाँ, मतलब आई डोंट नो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, आई एम नॉट इन टच विद एनीबॉडी, हाँ। सो आई हैव नो आइडिया क्या नंबर्स हैं। बट अभी जो माँगे हैं 114, मैं जो पढ़ रहा था, हाँ, अभी तो उतने ही लेंगे। बट विद ए क्लॉज़, हर चीज़ में क्लॉज़ डाल देते हैं कि वी मे लाइक टू ऑर्डर एडिशनल ऑन दिस कॉस्ट। हुँ। जैसे आप कहीं दुकान से कुछ लेने जाते हो तो बोलो कि अगर अभी तो मुझे 10 ही चाहिए, और बट अगले अगर 50 में अगले 10 5 और चाहिए होंगे हुँ, तो मैं इसी रेट पे उस पे लूँगा। तो रीऑर्डर कर हाँ, सकते हाँ, तो उस टाइप से बात होती है। ओके। तो ये जो ऐसे सू-30 भी ऐसे ही हुआ था ना कि होते-होते फिर नंबर बढ़ता गया। हाँ, नंबर बढ़ता गया था, तो हमने काफ़ी सारे लिए थे उस टाइम पे। तो मतलब ये रफ़ाल इस अगर ये डील गो थ्रू हो रही है फ़रवरी में, तो रफ़ाल मतलब एक मेनस्टे बन ही जाएगा। हाँ जी, ये मतलब 4 एंड हाफ जनरेशन एरोप्लेन है, तो ये अगले 15 साल तो अच्छे से, 15 से 20 साल बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा हमारे को। अच्छा और इसमें जो
ये बहुत बहुत ज़्यादा रफ़ाल बदनाम भी है, कमियाँ-वमियाँ ये सब। दैट इज़ न्यू नॉइज़। नॉइज़ हमने बहुत अच्छे से इवैल्यूएट किए हैं। अच्छा। जो भारतीय इवैल्यूएशन है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जैसे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है हाँ, सर। तो उदाहरण हमारे को 2 साल, ढाई साल लगे थे। तो उनको -40 डिग्री में उड़ाया, लेथ हॉइस में लेके गए, उनको रेगिस्तान में उड़ाया 50 डिग्री जैसलमेर के आगे, उसको समुंदर में उड़ाया मैरीटाइम के लिए, उसको जंगलों में उड़ाया, फॉरेस्ट में, असम में। तो ये जो प्लेटफ़ॉर्म होता है उसको हर कंडीशन में इवैल्यूएट किया जाता है। तो आपके व्यूअर्स के लिए जैसे आपके पासपोर्ट पे यूएस वीज़ा लगा होता है, तो आपको करीब 25-30 देश वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं। अच्छा। कि जब यूएस ने स्क्रूटनी की है, हुँ, हुँ, हुँ। तो इसका सब कुछ चेक नहीं होगा ना, गॉट तभी तभी तो जब भारत ने इवैल्यूएट किया रफ़ाल, तो 8 देशों ने अभी रफ़ाल ऑर्डर कर दिया ऑर्डर दे बिना दिया। इवैल्यूएशन के। ये है हमारी कैपेबिलिटी। तो अब उनके पास करीब 550-600 जहाज़ की डिमांड है रफ़ाल की। तो इतना पॉपुलर हो गया एंड ऑप्शन दूर के बाद और कंट्रीज़ वांट टू बाय दिस एरोप्लेन। गॉट इट। एक ना इंडियन एयर फोर्स के बारे में मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था रिसेंट टाइम्स में। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ दिस चंडीगढ़ लॉबी, क्या है? मुझे नहीं पता, लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी हाँ, ऑन हाँ, सोशल बहुत मीडिया। बहुत मैं ज़्यादा मेरे को नहीं पता। चंडीगढ़ लॉबी नहीं, एक ऐसी सीक्रेट विंग है। नहीं, नहीं, मेरे को एब्सोल्युटली नो आइडिया। आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पीपल हैव आस्क्ड मी ऑन सोशल मीडिया। थ्रू योर फोरम आई वुड लाइक टू कन्वे आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आई एंड हैव हाउ नॉट मेनी हर्ड। इयर्स यू हैव सर्व्ड इन इंडियन एयर फोर्स सर? नियरली 40 इयर्स। 40। हाँ, तो और आपको नहीं पता चला चंडीगढ़ नहीं, लॉबी? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो आई हैव नो आइडिया, नॉट हर्ड अबाउट इट। आई हैव नॉट हर्ड दिस एनीवेयर। सो आई मैं आपको इसके ऊपर एक सेंटेंस बताता हूँ जो मतलब कहानियाँ चल रही हैं, वही वैसी वाली कहानी है ना जो आपने बोला ना, आई वुड नॉट लाइक टू स्पेक्युलेट कि नूर खान में न्यूक्लियर लीक हुआ था एंड ऑल दैट, है ना? तो इसमें ये कि ये एक इम्पोर्ट लॉबी है जो कि चंडीगढ़ में रहती है और जो कि पता नहीं क्या फॉरेन वेकेशंस और उनके पता नहीं बहुत कॉम्प्लेक्स करके कहानियाँ बताई गई हैं, बट ये व्हाट इज़ दिस, मतलब इज़ देयर अ सर्टेन सेक्शन? no idea. Absolutely no idea. I've not heard about it. I don't know anything about it. अच्छा सर, इफ यू हैव द ड्रीम बजट, इफ यू हैव द ड्रीम बजट, दिस इज सिंपल क्वेश्चन कि आपके पास ड्रीम बजट है, यू हैव द मनी, व्हाट आर दी 7 थिंग्स दैट यू विल बाय ऑफ शेल्फ? यार ये चीजें एकदम चाहिए चाहिए आईएएफ को। कंडीशन इज दैट मनी इज नॉट एन इशू। See, I would still say हम्म। instead of buying, I would use this money to develop things in house. There's a saying in English, हम्म। don't give anybody a fish, हम्म। teach him how to fish. फिशिंग। तो एक बार मैंने खरीद लिए, हाँ। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद मैं क्या करूँगा? तो जो मेरा डिफेंस का, मैन्युफैक्चरिंग का, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वेपन्स का जो इकोसिस्टम है भारत का, हम्म। उस पे सबसे ज़्यादा मैं डेवलप करने की कोशिश करूँगा। उसमें आई विल लाइक टू गेट प्रोफेशनल्स इनटू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। चाहे बोइंग हो, चाहे लॉकहीड हो, चाहे नॉर्थरॉप ग्रूमन हो, जो भी कंपनीज़ हैं, हम्म। चाहे एयरबस हो, ये डुअल पर्पज़ एयरक्राफ्ट बनाते हैं। हाँ, हाँ। तो भारत में जब तक प्राइवेट सेक्टर की, अमेरिका ने अभी ऑफर निकाला था 6 जनरेशन फाइटर, टेंडर निकाला हाँ। था। 3 अमेरिकन प्राइवेट कंपनीज़ ने बिड किया था 6 जनरेशन बनाने के लिए। सी द कैपेबिलिटी। तो आई, इफ यू आस्क मी ड्रीम दिस थिंग, आई वुड लाइक इंडिया, टाटास, महिंद्रास, अडानीस, रिलायंस, भारत फोर्ज, ये जितनी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, they should be, bidding to make the 6th generation fighter. सही बात। They should be manufacturing our own. Bharat is the biggest growing aviation market. हम अपने ही देश में कार्गो एयरक्राफ्ट क्यों नहीं बना सकते, या पैसेंजर एयरक्राफ्ट पैसेंजर क्यों नहीं बना सकते? तो ये मेरी समझ है। बाकी खरीदने को तो विश लिस्ट में यू कैन बाई 5th जनरेशन फाइटर, यू कैन गेट मोर रफाल, यू कैन गेट एयर टू एयर रिफ्यूलर्स, यू कैन बाई एवैक्स, यू कैन बाई गन्स, यू कैन बाई रडार्स, यू कैन बाई स्टेल्थ,
तो विश लिस्ट तो कोई एंड नहीं है। विश लिस्ट का कोई एंड नहीं है। डोमेस्टिक इकोसिस्टम अमेजिंग सर। यू हैव टू Well said, टीच हाउ टू फिश। वेल सेड सर। थैंक यू सो मच।